योगः कर्मसु कौशलम्। Namaskar and warm welcome to all dear participants. Myself, Dr. Bhavesh Modi. I am serving as an assistant professor in Veer Narmad South Gujarat University's Education Department in Surat. I am very thankful to UGC Human Resource Development Center of Gujarat University for giving me such a wonderful opportunity to connect with you all and deliver my session in second online refresher course on Teacher Educator School. Today, friends, I am taking you on a voyage of Teacher Educator which starts in mode of sympathy and convert into the bonding of empathy. My lecture would be in dual language, as it would be convenient not only for me but also all of you that we would discuss our topics in Hindi also. Here I have made presentation in English, but when it would be necessary I will use Hindi, क्योंकि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। तो फ्रेंड्स, हम शुरू करते हैं टीचर एजुकेटर्स वॉयज फ्रॉम सिंपैथी टू एम्पैथी। हम लोग जानते हैं कि सिंपैथी वर्ड है वो एक भावात्मक शब्द है, जहाँ दया भाव रहता है, जहाँ किसी के प्रति सहानुभूति रहती है, उसको हम सिंपैथी कहते हैं। पर हमारी सहानुभूति जब एक दूसरे के साथ सम्मिश्रित हो जाती है तब वो समानुभूति कहलाता है, उसको एम्पैथी कहते हैं, एम्पैथी कहते हैं। तो शिक्षक प्रशिक्षक एक ऐसा व्यवसाय करने वाला बंदा है, ऐसा व्यक्ति है जिसको समाज के प्रति सहानुभूति है, समाज को उनके प्रति समानुभूति है, पर यह सहानुभूति किसी तरह समानुभूति हो जाए, इसके प्रयत्न के लिए हम आज बात करने वाले हैं। तो शुरू में हम जो टीचर एजुकेटर्स हैं उनका प्रवर्तमान चित्र क्या है, प्रेजेंट सिनेरियो ऑफ टीचर एजुकेटर की बात करते हैं। हम लोग जानते हैं कि शिक्षा का ऐसा एक माध्यम है कि जहाँ पे शिक्षक के बगैर ये समाज का कार्य नहीं हो सकता। इसीलिए टीचर एजुकेटर सिर्फ कॉलेजेस या यूनिवर्सिटी में ही नहीं, पर वो स्कूल बेस्ड सब्जेक्ट के टीचर्स भी रहते हैं। मीन्स स्कूल बेस्ड टीचर एजुकेटर्स जो हमारे समाज की सबसे पहली रिक्वायरमेंट है, ज़रूरियात है। तो टीचर एजुकेटर आर वर्किंग इन स्कूल्स, स्पेशली स्कूल बेस्ड टीचर एजुकेटर्स। उसके बाद हायर एजुकेशन में कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी में सब टीचर एजुकेटर्स रहते हैं। उनका जो काम है, उनका जो उत्तरदायित्व है, वो है शिक्षा के जो माध्यम है, शिक्षा के जो भावावरण की परिस्थिति है, उनको व्यापक बनाना। तो यहाँ पे लिखा गया है द स्कोप ऑफ टास्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ टीचर एजुकेटर्स इज ब्रॉड। उसकी हम कल्पना नहीं कर सकते, उनको ढेर सारे काम करने ऐसे पड़ते हैं जो उनका उत्तरदायित्व रहता है। इसीलिए कोठारी शिक्षा पंच में कहा गया है कि देश के भावी को निर्मित करने का उत्तरदायित्व हम सब शिक्षकों का है, हम सब टीचर्स एजुकेटर्स का है। तो मैं आज आपके सामने ये सब टीचर एजुकेटर्स वो किसी भी स्वरूप में मेरे सामने आए हैं। ये स्कूल के प्रिंसिपल भी है, ये डिपार्टमेंट के हेड भी है, ये एक ट्रस्टी भी है। तो उन सभी लोगों के मेरे जीवन के जो अनुभव है उसको मैं साथ में रख के आपके सामने
बात करने वाला हूँ। तो जो स्कोप ऑफ टास्क ऑफ और रिस्पॉन्सिबिलिटी है टीचर एजुकेटर्स की, वो मेरे स्कूल के एक्सपीरियंस से बात करता हूँ। मेरे व्यावसायिक जीवन की शुरुआत एक उच्चतर माध्यमिक पाठशाला के शिक्षक के हिसाब से हुई थी। मेरा एमएससी फिजिक्स में है, भौतिक शास्त्र में है, तो मेरा पहला जॉब लगा वो एक विशुद्धानंद विद्या मंदिर उच्चतर माध्यमिक शाला में लगा एज ए फिजिक्स टीचर। वहाँ के जो प्रिंसिपल थे संजय भाई देसाई, उन्होंने बीएड और एमएड की मेरी तालीम के बाद इस तरीके से हम सभी टीचर्स को ट्रेन किया। उनका एक टास्क था कि यहाँ पे जो काम करने वाले शिक्षक हैं वो सिर्फ शिक्षा देने में ही उत्तम न हो, लेकिन वो जो कुछ भी स्कूल की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, जो कुछ भी समाज उनसे एक्सपेक्ट करती है, उसके लिए तैयार करें। तो हमारा स्कूल का टाइमिंग दोपहर का था, पर हम 6:30-7 बजे तक रुकते थे। उसमें स्पोर्ट्स भी रहता था, बच्चों के साथ साइंस के एक्सपेरिमेंट भी करते थे, बच्चों के साथ टीएलएम भी बनाते थे, चार्ट्स भी बनाते थे। तो और सबसे ज़्यादा अभी जो इम्पोर्टेंट दिया जाता है वो है पेरेंट्स मीटिंग। तो उस टाइम हम बच्चों के घर, साइंस स्ट्रीम के बच्चों के घर पे जाके पेरेंट्स से मिलते थे, उनकी प्रगति के बारे में चर्चा विचार विमर्श करते थे। तो ऐसे स्कोप ऑफ टास्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी टीचर्स आर रियली ब्रॉड। आई हैव फील दैट टीचर एजुकेटर्स टीच ए वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट। जैसे एलिमेंट्री में हो गया कि एनवायरमेंटल एजुकेशन पढ़ाना है, बेसिक लैंग्वेज है, अपनी मातृभाषा के बारे में सीखना है, राष्ट्रभाषा के बारे में सीखना है, बच्चों को खेल के माध्यम से पढ़ाना है, लर्निंग बाय प्लेइंग है, लर्निंग बाय डूइंग है। तो ये सब है वो टीचर एजुकेटर्स अपने टीचर्स को समझाते हैं। कैसे प्रोग्राम्स में बीएड एमएड के प्रोग्राम्स रहते हैं, आप सभी लोगों ने ये प्रोग्राम्स किए हैं। ये सब ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के सफलता के बाद आपको ये टीचर्स की जॉब मिली है। तो वहाँ पे आपको अपने मेथड के तो सब्जेक्ट पढ़ाने हैं। जैसे मेरा है मैथ साइंस मेथड, तो मुझे मैथ साइंस मेथड तो पढ़ाना है, पर उसके अलावा मुझे लैंग्वेजेस भी पढ़ानी है, सोशल साइंस भी पढ़ाना है, अंतर अनुबंधित परिस्थिति में पढ़ाना है। जब मैं साइंस पढ़ाता हूँ तो मुझे सोशल साइंस उसके साथ कनेक्ट करना है, लैंग्वेज कनेक्ट करना है। जब लैंग्वेज पढ़ाते हैं तो मैथ साइंस की बातें आती है। तो इन सभी के बारे में अपने शिक्षार्थियों को हमें वाकिफ करना है, परिचित करना है, क्योंकि ढेर सारा नॉलेज आज समाज में उपलब्ध है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि शिक्षक को या फिर शिक्षक के प्रशिक्षक को बहुत सारे सब्जेक्ट के बारे में लर्नर को परिचित करना है। जो ज्ञान पर सेकंड नए नया शब्द आ रहे हैं, नई नई चीज़ें आ रही है, उनके बारे में जो ज्ञान का एक विस्फोटन हुआ है, उसके बारे में हमें अपने लर्नर्स को पढ़ाना है। टीचर एजुकेटर हमेशा तैयार रहता है। किस स्थिति के माध्यम से तैयार रहता है वो हमें हमेशा सोचना है। हम सब लोग जानते हैं कि जब हम बीएड कर रहे थे तब हमारे सामने हमारे मेथड मास्टर्स ऐसे थे जो हर एक मेथड्स और टेक्निक्स जो कुछ भी टीचिंग लर्निंग के है उसके बारे में सज्ज रहते थे और हमें सज्ज बनाते थे। अलग अलग दिशाओं से सोचना है, अलग अलग प्रचार माध्यम से सोचना है, स्थितियों के बारे में सोचना है। और अब तो ज़्यादा जिस पर महत्व दिया जाता है वो संशोधन के बारे में भी सोचना है। बीएड के लेवल पर हम एक्शन रिसर्च, क्रियात्मक संशोधन के बारे में पढ़े हैं। तो एमएड कोर्स में हमने अपना खुद का एक डिसर्टेशन और पीएचडी के कक्षा में हमने थीसिस डेवलप किया है। तो रिसर्च के बारे में भी अभी ज़्यादा सोचा जाता है और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है उनमें रिसर्च को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया है कि जो कुछ भी टीचर एजुकेटर्स है वो अपने शिक्षा के माध्यम के बारे में, शिक्षा के प्रचार माध्यम के बारे में क्या बदलाव करे, जिसके कारण ये टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है वो ज़्यादा
इंटरेस्टिंग बने। तो उसके कारण टीचर एजुकेटर्स है उसको हमेशा ढेर सारे डायरेक्शन से सोचना पड़ता है, उसको विविध स्थितियों के बारे में सोचना पड़ता है, विविध प्रचार प्रसार माध्यम और अनुसंधान के बारे में सोचना पड़ता है। तो उसके लिए उसको अभी जो कुछ भी ऑनलाइन और ऑफलाइन सोर्सेस है उससे नॉलेज एक्वायर प्राप्त करना है। टीचर एजुकेटर्स कभी ना नहीं कह सकता, क्योंकि उनके सामने जो बच्चे हैं वो बच्चे एलिमेंट्री प्राथमिक शाला के बच्चे भी हो सकते हैं, वो कॉलेज लेवल के बच्चे भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे एक वर्ड अंडरलाइन करके स्लाइड में दिया गया है, वो है न्यूटन्स, क्योंकि हमारे सारे बच्चे बहुत सारा कुछ जानना चाहते हैं, उनके सारे ढेर सारे क्वेश्चंस है, उनको ज्ञान प्राप्त करना है, उनकी क्वेरी है, क्यूरोसिटी है, उनके बारे में टीचर एजुकेटर्स हमेशा आज के ज़माने में प्रवर्तमान समय में ऑलवेज से यस, नेवर से नो, या फिर ना नहीं कहना चाहिए। उनको ज़्यादा पढ़ना चाहिए, ज़्यादा रिफ़र करना चाहिए, तभी वो टीचर एजुकेटर्स कहलाएगा। क्योंकि अभी ये जो कोविड परिस्थिति है उनमें तो क्या है कि बच्चे ऑनलाइन सोर्सेज से भी ज़्यादा कुछ लर्न करके आते हैं। अगर आप उनको ज्योमेट्री के बारे में पढ़ाते हैं, साइंस में अगर बैलेंस साइकिल के बारे में पढ़ाते हैं, तो उनके बारे में उनके चार्ट्स, उनके मॉडल्स, 3D या फिर जो कुछ भी एनिमेशन स्लाइड्स है वो सब रिफ़र करके आते हैं और अपने टीचर्स के साथ वो डिस्कस करते हैं ऑनलाइन क्लास में। तो टीचर शुड ऑलवेज बी एडवांस्ड। उनके बच्चे जो न्यूटन्स है, जो कल के अब्दुल कलाम जी है, जो कल के थॉमस अल्वा एडिसन है, उनके बारे में हमेशा उनकी क्यूरियोसिटी के बारे में, उनके क्वेश्चंस के सॉल्यूशन के बारे में टीचर एजुकेटर्स, वो एलिमेंट्री लेवल का भी हो सकता है, सेकेंडरी लेवल का भी हो सकता है, या फिर हायर एजुकेशन का भी हो सकता है, सभी के क्वेश्चंस और क्यूरियोसिटी को सॉल्व करने के बारे में टीचर एजुकेटर्स वुड बी ऑलवेज यस, ऑलवेज अलर्ट। टीचर एजुकेटर्स और प्रोफेशनल्स आर एंगेज्ड इन स्कूल्स। हम लोग जानते हैं कि पहले तो इस समाज, इस परिस्थिति में सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट है अपना स्कूल एजुकेशन अच्छा बनाए। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में ये बात को काफ़ी महत्व दिया गया है कि हमें अपने पाठशाला के शिक्षा को सबसे ज़्यादा बेहतर बनाना है, क्योंकि वो फाउंडेशन है। अगर ये अच्छा हो गया तो फिर हायर एजुकेशनल एनवायरनमेंट में भी ये अच्छा ही रहेगा। तो इसीलिए टीचर्स सबसे मजबूत, सबसे नॉलेजेबल टीचर्स होने चाहिए प्राइमरी लेवल में। गवर्नमेंट या नेशनल लेवल से बहुत सारे एफर्ट्स होते हैं कि हम अपना एलिमेंट्री एजुकेशन सबसे बेहतर बनाए। तो उसके लिए हम टीचर्स को स्कूल में अच्छी जॉब प्लेसमेंट देंगे, ऐसा प्रयत्न हमेशा रहता है। साथ में हायर एजुकेशनल एनवायरनमेंट है वो भी बहुत बेहतर होना चाहिए। अभी लास्ट में हमने देखा कि रिसर्च है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मीडियाज़ है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हम लोग जानते हैं कि स्कूल के लेवल में जो एजुकेशन है, जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है, उसमें टीचर्स पढ़ाते हैं और स्टूडेंट्स सीखते हैं, पर जैसे वो हायर एजुकेशन में जाते हैं तो अपने आप उसको सीखना है, पर अपने आप सीखने का प्रेरणा, जो कुछ मोटिवेशन है वो टीचर एजुकेटर को देना है। हम अपने BEd MAd कोर्स को याद करें तो हमें याद आता है कि एक डेमोस्ट्रेशन लेसन हमारे टीचर एजुकेटर्स, हमारे मेथड मास्टर हमारे सामने देते थे, पर उसके बाद जो कुछ भी हमें प्रैक्टिस टीचिंग के लेसन देने रहते थे या फिर रिसर्च करने होते थे, उसमें अपना माइंड, अपना नॉलेज है उसको यूटिलाइज करना है। हम सोचते थे हम इस तरीके से एक बेहतर शिक्षक बने हैं, और आज आप सब लोग ऐसे रिफ्रेशर कोर्स में ज्वाइन हुए हैं, वही उसका परिणाम है कि आपको जानने की क्यूरोसिटी है, आपको जानने की एक चाहत है कि मैं कुछ बेहतर बनूं। इसीलिए एक टीचर दूसरे टीचर से कैसे बेहतर बने, इसके कारण ऐसे HRDC अहमदाबाद
और यूजीसी के माध्यम से जो ये रिफ्रेशर कोर्स हुआ है, इनमें हम सब लोग मिले हैं। मुझे भी एक प्रेरणा मिलती है आप सब लोगों के साथ बात करते हुए। मुझे भी ये सब रिफ़र करने का फिर से एक अनुभव हुआ है। फिर से मेरा जो एक्सपीरियंस है वो आपके साथ शेयर करने की बातें फिर से मेरे सामने आई है। तो ये सब जो फीलिंग्स है ना, वो हमें बेहतर बनाती है। तो ये जो टीचर एजुकेटर्स है उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ही बड़ा है। ऐसा कहा गया है कि हमारे कंधों पर, मीन्स टीचर एजुकेटर्स के कंधों पर राष्ट्र निर्माण का उत्तरदायित्व है। वी आर द रिस्पॉन्सिबल फॉर द एजुकेशन ऑफ फ्यूचर टीचर्स। हम टीचिंग प्रोफेशंस के लिए, इसीलिए यहाँ पे स्लाइड में लिखा है टीचर्स, पर यहाँ पे इंजीनियर्स भी आ सकते हैं, डॉक्टर्स भी आ सकते हैं, बेटर पॉलिटिकल लीडर्स भी आ सकते हैं, कोई भी प्रोफेशंस के लोग आ सकते हैं। पर इन सभी को डेवलप करने की जवाबदारी, उत्तरदायित्व है वो टीचर्स के कंधों पर है। बोथ लेवल देखो, अंडर ग्रेजुएट एंड ग्रेजुएट लेवल। जैसे बीएड का कोर्स हुआ तो वो अंडर ग्रेजुएट लेवल हुआ, और अगर अच्छा आपके मन में रिसर्च का आइडिया है, आप रिसर्च करना चाहते हैं, आप एजुकेशन में मास्टरी करना चाहते हैं, तो देन पोस्ट ग्रेजुएट लेवल इज देयर। तो एमएड कोर्स है आपके सामने। तो आप में से कई लोगों ने एमएड भी किया है, किसी ने पीएचडी भी किया है, तो एडवांस है। तो उससे क्या होता है कि हम टीचर्स से प्रोफेशनल टीचर्स बन जाते हैं। बीएड हमें क्या सिखाता है? हाउ टू बी ए गुड टीचर। पर जैसे ही हम एमएड करते हैं, पीएचडी करते हैं, एमफिल करते हैं, नेट जीसेट जैसी एग्ज़ाम फेस करते हैं, तो हम प्रोफेशनल टीचर्स हो जाते हैं। तो इस तरीके से जो टीचर एजुकेटर्स है उनका प्रोफेशनल वर्क है ना, आज बहुत ही स्ट्रेसफुल हो गया है। बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि समाज हमेशा टीचर्स के सामने यही क्वेश्चन रखता है, यही उत्तरदायित्व रखता है कि आपको पीढ़ी को शिक्षित करना है, आपको पीढ़ी को समाज के हिसाब से तैयार करना है। तो उनका ढेर सारा डायरेक्शंस में रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जैसे कि उनको पढ़ाना है। फिर अभी तो ये जो स्ट्रेस वर्ड है ना, वो टीचर्स के से ज़्यादा लर्नर्स पर हो गया है, क्योंकि बच्चे जैसे कि 10th का एग्ज़ाम आ गया, 12th का एग्ज़ाम आ गया, तो स्ट्रेस में आ जाते हैं, बोर्ड के एग्ज़ाम का डर लगता है। तो उसके स्ट्रेस को रिलीज़ कैसे करें, कम कैसे करें, उसके लिए काउंसलर का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी अभी टीचर्स का बढ़ गया है। तो अपनी जॉब भी करनी है, फैमिली को भी अटेंड करना है, बच्चों के स्ट्रेस को मैनेजमेंट के हिसाब से काउंसलिंग भी करना है। तो इन सभी के कारण टीचर एजुकेटर्स का जो प्रोफेशनल वर्क है ना, वो स्ट्रेसफुल हो गया है। कई लोग इसके कारण कंटाला भी ला देते हैं कि ये जॉब छोड़ देंगे। क्यों? क्योंकि उसको बर्डनसम हो जाता है, बोझ बन जाता है। तो अभी हमें ये सोचना है कि ऐसा होने का कारण क्या है। तो हम लोग अपने शिक्षा के व्यवसाय को, टीचिंग को हमेशा सही तरीके से समझ नहीं रहे। हम एक पैसे कमाने का माध्यम है, सेल्फ रिलायंसी का माध्यम है, ऐसा समझ के जॉब ज्वाइन कर देते हैं। धीरे धीरे पता चलता है, क्योंकि वहाँ सिर्फ आप एक काम नहीं कर रहे, आपके साथ और भी मेट्स हैं, स्टाफ में और भी टीचर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, पेरेंट्स हैं। इन सभी लोगों के साथ डील करते करते ऐसा कई बार हो जाता है कि ये जॉब मुझसे नहीं होगा। खास करके सेल्फ फाइनेंस इंस्टीट्यूट में जो टीचर्स होते हैं, उनको उनकी सैलरी से ज़्यादा ऐसा काम लिया जाता है, जिसके कारण वो ऐसा समझते हैं कि इससे बेहतर है कि कोई शॉप में काम कर लो, अपना खुद का बिजनेस चला दो। तो ये सब परिस्थिति है, उसका एक ही कारण मेरे हिसाब से तो लगता है कि हम अपने प्रोफेशन को बराबर समझ नहीं रहे। तो इसके कारण फ्रस्ट्रेशन में आ जाता है।
हम अपनी जॉब छोड़ देते हैं, सरकारी हो तो नहीं छोड़ते, देखिए, पर जो सेल्फ फाइनेंस है ना, वहां पे ये रिजल्ट आता है, उसके लिए ये वर्ड यूज किया गया है, सिंपैथी। ये टीचर को हम देखते हैं तब उनके प्रति हमें करुणा, उनके प्रति दया भाव, सहानुभूति प्रकट होती है। ज्यादातर टीचर है वो सहानुभूति का माध्यम है, पर प्रवर्तमान समय में मैं यह कहना चाहता हूँ, मेरे ऑब्जर्वेशन से कहना चाहता हूँ कि कई बार टीचर्स के प्रति हमें सहानुभूति होती है। उसमें मैं भी अपनी बात ही कर रहा हूँ, आप सभी की बात तो हो सकती है, पर अपनी बात कर रहा हूँ कि एक टाइम में अगर मैं मेरे पास्ट के बारे में सोचूं तो मेरा इकोनॉमिकल इनकम, मेरी सैलरी वो सिंपैथी के लायक रहती थी, लोगों को मेरे प्रति सहानुभूति रहती थी। तो क्या हम सब टीचर्स सिंपैथी के लिए बने हैं? सोचो। तो उसका आंसर ये नेक्स्ट स्लाइड में है कि इस वर्ड को हमें बराबर समझना है कि टीचर इज द वर्ड ऑफ फोर्थ अल्फाबेट, फोर्थ इंपॉर्टेंट अल्फाबेट। Here 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7 are. So 7 alphabets are there. E is repeating. देखिए TEACHER। अगर इन सभी को हम एडिशनल कर दे, इन सभी को मिला दे ना, तो हमारा पूरा जीवन सफल बन जाता है। ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, मेरे गुरुजी डॉक्टर जेपी मैयानी सर ने, मैं जब पीएचडी कर रहा था तब इनके बारे में मेरे साथ बात की थी। मैं तो एक हायर सेकेंडरी टीचर था, पर उसने मुझे विजन दिया कि जहाँ पे हम बैठे हैं ना, हमारा नेचर एक पंखी जैसा होना चाहिए, एक बर्ड जैसा होना चाहिए, कि जहाँ बैठे हैं वहाँ से टॉप ब्रांच को पसंद करो, वहाँ पहुँचने का प्रयत्न करो, अपनी पंख ऐसे ही फैलाओ कि तुम किसी भी वृक्ष के, वट वृक्ष के सबसे ऊंचाई वाली डाली पर पहुंचो। तो इसके कारण, ऐसे मोटिवेशनल टॉक के कारण, मैयानी सर की ये बातों के कारण ये सब मुझ में समझ में आया। मेरा जो एक्सपीरियंस है उसमें मैंने ये सब चीज़ें एडिशनल कर दी, और अब मुझे, जो मैं हायर सेकेंडरी में था ना, उसमें कहीं पे मुझे फ्रस्ट्रेशन रहता था, क्योंकि फैमिली भी थी मेरे साथ, उसका भी जीवन निर्वाह मुझे करना था। पर इन चीज़ों को जीवन में साथ में रखकर मैं डिपार्टमेंट की जॉब तक पहुंचा हूं। तो ये टीचर वर्ड को हम समझते हैं। अगर इस वर्ड को हम समझे ना, तो समाज हमारे प्रति सहानुभूति नहीं रखेगा, हमारे प्रति एम्पैथी रखेगा, समानुभूति रखेगा। वह यही समझेगा कि ये हमारा ही बंदा है, हमें उसको संभालना है। जैसे टीचर से वो समाज को संभालते हैं, उनके बच्चों को संभालते हैं, तो समाज का उत्तरदायित्व रहता है कि वो टीचर को संभाले। नहीं प्रयत्न हो रहे ऐसा मैं नहीं कह रहा, मैं प्रयत्न ये कर रहा हूं कि हमें समाज के द्वारा ऐसा सपोर्ट मिलना चाहिए, हमारा ऐसा व्यक्तित्व बनाना चाहिए जिसके कारण समाज हम में मिश्रित हो, हमें, हमारे प्रति, हमारे लिए उनको रिस्पेक्ट हो। तो ये सब चीज़ें क्या है, वही हम जानने का प्रयत्न करते हैं। उसमें थोड़ा प्रोफेशनल मेरी बातें भी मैं इंक्लूड करूँगा। जैसे टीचर में सबसे पहले आता है टी। तो शिक्षक में क्या होना चाहिए? पहले तो सोच होनी चाहिए, थॉटफुल। हमारी सोच अगर रुक गई तो हम अपने ये प्रोफेशन में नहीं टिक सकते। तो पहले तो वो थॉटफुल होना चाहिए। दूसरी बात है, उसमें सत्यनिष्ठा होनी चाहिए। गलत है तो उसको गलत कहने की हिम्मत होनी चाहिए, और सही है तो उसको अप्रिशिएट करना चाहिए कि यू आर राइट, ट्रूथफुल। और सबसे जो स्टूडेंट्स, लर्नर्स, पेरेंट्स या फिर सोसाइटी एक्सपेक्ट करती है वो है टैलेंट। आप में दो नहीं पर एक सिंगल चीज तो ऐसी होनी चाहिए ना जो आपकी होनी चाहिए।
किसी भी कॉपी नहीं, अपना खुद का होना चाहिए, दैट इज टैलेंट। जब हम इंटरव्यू में जाते हैं तो जो कोई एक्सपर्ट है वो हमारी किसी बात को अप्रिशिएट करते हैं, किसी हमारी चीज़ को, हमारे बिहेवियर को, हमारी जो बोलने की स्टाइल है उससे प्रभावित होते हैं, हमारी सिखाने की स्टाइल। अभी तो क्या है कि सिर्फ इंटरव्यू से टीचर्स का चयन नहीं होने वाला, सिलेक्ट नहीं होने वाला, इसके लिए डेमोस्ट्रेशन लेसन्स भी रहते हैं कि 3 टॉप टीचर्स है जो सिलेक्ट किए हैं, उनमें से एक को सिलेक्ट करना है लास्ट फेज में। तो वो देखते हैं, तो वो देखते क्या है, टैलेंट देखते हैं, कितना सोच सकते हैं, कितना सत्यनिष्ठ है और कितने ये टीचर्स है वो प्रभावशाली है, वो देखने की बात है। तो ये 3 चीज मीन्स टी फॉर टीचर, थॉटफुल, ट्रूथफुल एंड टैलेंट। इन 3 चीज तो मिनिमम होनी चाहिए, बाकी इनफाइनाइट चीजें होनी चाहिए, पर ये 3 तो होनी ही चाहिए। सेकंड वन इजी, वी आर बोर्न फॉर एजुकेशन। अब लोग जानते हैं कि हमारा जो ओरिजिन है वो एजुकेशन ही है और हमारा एंड भी एजुकेशन ही है। शिक्षक है वो पहले तो हमारे वेदकालीन शिक्षा में ऐसा कहा गया था कि ऋषि मुनि के घर पे जिस बच्चे का जन्म होता है वो शिक्षक ही बनता है। पर अब हम सोच रहे हैं, हम देख रहे हैं कि शिक्षा कोई निश्चित समूह का अधिकार नहीं है। RTE वर्ड हमारे सामने है, राइट टू एजुकेशन। सभी को शिक्षा का अधिकार है, सभी को शिक्षक बनने का अधिकार है। तो इसके कारण सबसे पहली बात यह है कि एजुकेशन हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है, सबसे महत्व एजुकेशन है। सिर्फ बीएड करे इतना तो नहीं चलेगा। बीएड के बाद ऐसे कोई शॉर्ट टर्म कोर्सेज है जो हमें बेहतर बनाए। जैसे हम पेंसिल होता है उसको, उसके लीड को हम शार्प करते हैं शार्पनर से, ऐसे हमें एजुकेशन को भी शार्प करना है। जैसे एक वुड कटर है वो अपने एक्सेस को घिसता है, उसको शार्प बनाता है, काम करता है या फिर नहीं करता है, पर हर रोज उनको ये प्रैक्टिस है कि क्या करते हैं, वो अपनी जो कुहाड़ी है उसको शार्प करते हैं, उसकी धार निकालते हैं। हम टीचर्स क्या ऐसा रीडिंग करते हैं? अपने एजुकेशन को आज से कल बेहतर बनाने का प्रयत्न करते हैं। तो सबसे पहली जरूरियात ये है कि टीचर्स वुड बी लर्नर ऑलवेज, हमेशा शिक्षार्थी होना चाहिए, उनमें क्यूरोसिटी होनी चाहिए, जानने का उत्साह होना चाहिए। ये उत्साह होना चाहिए, वही एनर्जेटिक है, ऊर्जावान होना चाहिए। आप लोग स्कूल में काम करते हैं, कहीं कोई पार्टिसिपेंट्स है वो कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी में भी काम करते होंगे। आप सभी के लिए मैं गर्व महसूस करता हूँ, पर ये गर्व महसूस करने का कारण क्या है कि यू आर ऑल एनर्जेटिक। हम लोग पाठशाला में 6 से 7 क्लास काम करते हैं। ईच क्लास वुड बी नॉट लेस देन 35 मिनट्स आई थिंक, क्योंकि मैंने भी स्कूल में काम किया है। दक्षिणामूर्ति गिजुभाई बधेका की सबसे पुरानी भावनगर स्थित संस्था में मैंने भी फिजिक्स टीचर के तरीके से काम किया है। तो वहाँ पे ऐसे टीचर्स देखे, दे आर एनर्जेटिक। अगर वो 7th क्लास लेने जाते हैं ना तो उनका एनर्जी लेवल इतना ही रहता है जितना फर्स्ट लेक्चर में रहता है। तो दे आर एनर्जेटिक, हमें एनर्जेटिक रहना चाहिए। नेक्स्ट वन इज एग्जाम्पलरी। हमें लोग अनुकरण करें, हमारा एग्जाम्पल ले। कौन लेगा? लर्नर्स, हमारे बच्चे, हमारे स्टूडेंट्स। जैसे कि मैंने अपने टीचर्स को देखा, अभी बोला कि संजय भाई देसाई को मैंने मेरी पहली जो हायर सेकेंडरी जॉब थी सेल्फ फाइनेंस स्कूल में, वहाँ पे देखा, उनकी एनर्जी देखी, उनका एग्जाम्पल लेके देखा
उसके बाद बीएड कॉलेज में जॉब लगा तो वहाँ पे हमारी प्रिंसिपल डॉक्टर प्रीति मैयानी थे, तो उनको काम करके देखे, दौड़ते हुए देखे, हम भी दौड़ने लगे, काम करने लगे। वी हैव एस्टैब्लिश्ड आवर साइंस लैब देयर। सभी मेथड्स रूम हमने तैयार किया। अभी कॉलेज शुरू नहीं हुआ था, वो भी सेल्फ फाइनेंस यूनिट था, पर हम लोग बहुत काम करते थे, एक दूसरे को देख के काम करते थे। उसके बाद मैंने अहमदाबाद में डॉक्टर आर.एस. पटेल सर की इंस्टीट्यूट आकार अध्यापन मंदिर में काम किया, तो उनको देखा कि इतने हेड ऑफ डिपार्टमेंट थे सर, पर वो इतने रिसर्च पेपर के बारे में सोचते थे, कॉन्फ्रेंस के बारे में अटेंड करने के बारे में सोचते थे, अदर यूनिवर्सिटी के पेपर सेटिंग और डिसर्टेशन थीसिस देखते थे। तो उनको देख के, उनका एग्जाम्पल लेके आगे बढ़ने का एक विचार आया। तो वी शुड बी गुड ऑब्जर्वर फॉर दैट, कि सिर्फ एजुकेशन ही पर्याप्त नहीं है, पर हमारे अंदर वो ऊर्जा भी रहनी चाहिए ये व्यवसाय में रहने की और लोगों को एग्जाम्पल बनाने की। जैसे गुजराती में कहते हैं ना कि कुआ मानो डेढ़ को कूप मंडूक। ऐसा नहीं बनना कि हम ही बेहतर है, हम ही एक्सपर्ट है, पर दूसरों को देखो तो पता चलता है, दूसरों का एग्जाम्पल लेके देखो तो पता चलता है कि वी शुड इम्प्रूव मोर, हमें और बेहतर बनना है। तो एजुकेशन, एनर्जी और एग्जाम्पल, इन तीन चीजों को अगर साथ में रखेंगे तो वी वुड बी अ बेटर टीचर। देन ए इज कमिंग। ए मीन्स अमेजिंग। जब कभी भी हमने अपने टीचर्स को देखे हैं तब हमें हमेशा वो अद्भुत लगे हैं। वी इम्प्रेस्ड विद देम। जब एलिमेंट्री में थे तब टीचर्स हमें बहुत ही अच्छे लगते थे। फिर मेरा खुद का एक्सपीरियंस ये है कि मैंने बीएड में डॉक्टर बनरभाई ठाकर, मेरे मेथड मास्टर को देखा, तो आई एम अमेज्ड टू सी हिम। कैसे स्फूर्ति से काम करते, कितना सोचते हैं, कितना सिस्टेमेटिक बोलते हैं, बीएड की परिभाषा में बोलते हैं, कितने सॉफ्टली बोलते हैं, कैसे बिहेव करे अपने ट्रेनीज को। जैसे कि कभी भी मनहर सर ने हमें अपने नाम से नहीं पुकारा, वो भावेश भाई कहते थे, और अगर कोई बहन रहती थी तो उनको उनके नाम के साथ बहन जोड़ के ही बात करते थे। उनका ड्रेसिंग सेंस भी इतना बढ़िया था, सिंपल था, पर वी आर अमेज्ड। जब कभी भी, आज भी हम उनको देखते हैं ना, तो हम उनको सलाम करते हैं। नेक्स्ट वन इज एबल। टीचर के लिए कोई भी चीज इम्पॉसिबल नहीं होनी चाहिए, उसको एबल बनना है, उनको समर्थ बनना है। तो टीचर शुड बी एबल। अपने कंटेंट में एबल होना चाहिए, मेथडोलॉजी में एबल होना चाहिए, स्टूडेंट्स के जो प्रॉब्लम्स है, अपने टीचर्स दोस्तों के जो प्रॉब्लम है, उसको सॉल्व करने के लिए एबल होना चाहिए, सक्षम होना चाहिए, समर्थ होना चाहिए। उसका लोगों के प्रति रवैया है, व्यवहार है, वो आदर्श होना चाहिए। एटीट्यूड मीन्स यहाँ पे घमंड नहीं होना चाहिए कि आई एम समथिंग, पर यहाँ पे एटीट्यूड मीन्स रवैया, व्यवहार। क्योंकि देखो टीचर्स कितने लोगों के साथ डील करता है। जब घर में रहता है तो फैमिली मेंबर्स के साथ डील करता है, जब वो स्कूल या फिर कॉलेज में जाता है तो उनके प्रिंसिपल, हेड और कलीग्स है, फिर उनके स्टूडेंट्स हैं, उनके पेरेंट्स हैं, नॉन टीचिंग स्टाफ है। इन सभी के साथ उनका रवैया, उनका एटीट्यूड, उनका जो कुछ भी व्यवहार है ना, वो टीचर जैसा ही होना चाहिए। एक घमंडी व्यक्ति नहीं रहना चाहिए। तो ये तीन चीजें भी इंपॉर्टेंट है, अमेजिंग, एबल एंड एटीट्यूड। नेक्स्ट वन इज टीचर शुड बी चीयरफुल प्लस कैरेक्टर प्लस चार्मिंग। हमेशा आनंद में रहना चाहिए, क्योंकि अगर हम एक स्माइल करते हैं ना
तो more than 50 smiles would be arise, प्रज्वलित होती है, बच्चे खुश होते हैं, टीचर हेलो फ्रेंड्स हाउ आर यू, गुड मॉर्निंग ऐसा बोलते हैं ना, तो दैट चीयरफुलनेस इज नेसेसरी। क्योंकि हमें बीएड में यही पढ़ाया गया है कि जब भी क्लास में आप जाओ तो बच्चों के साथ अच्छी तरह से बिहेव करो, थोड़ा अपना नेचर चीयरफुल दिखाओ, बच्चों को पसंद आएगा। फिर उनका जो कैरेक्टर है, उनका जो चरित्र है, वो सबसे आदर्श रहना चाहिए। ये समाज की एक अपेक्षा है शिक्षक के प्रति। क्योंकि अभी हम जान रहे हैं, मैं भी ऐसे प्लेटफॉर्म में काम कर रहा हूं कि जहां पे मैं मेल हूं पर फीमेल लर्नर्स ज़्यादा है एमएड कोर्स में। तो पहली चीज़ हमारे हेड डॉक्टर आर.बी. पटेल साहब हमें यही बोलते हैं कि वी शुड बी मॉडेस्ट इन अवर कैरेक्टर। क्योंकि ये एलिमेंट्री लेवल का टीचर हो या फिर हायर एजुकेशन का टीचर हो, उसका कैरेक्टर है वो सबसे आदर्श रहना चाहिए। हमारा कैरेक्टर जैसे तैसों का नहीं होना चाहिए, बहुत ही उत्तम होना चाहिए, वही टीचर कहलाएगा। कंटेंट प्लस माइनस चलेगा पर कैरेक्टर नहीं चलेगा। क्योंकि सोसाइटी है वो ऑब्जर्व कर रही है। एंड चीयरफुल बोला, उसके साथ ही सिमिलर वर्ड है चार्मिंग, देख के ही पसंद आना चाहिए अपना टीचर। तो इसीलिए पर्सनालिटी को इम्पोर्टेंस दिया गया है कि आप कहीं पे सब्जी लेने जा रहे हो और जो आपका ड्रेसिंग है वो पढ़ाने में नहीं चलेगा, यू शुड बी इम्परेटिव। अभी बोला ना अमेजिंग, उसके साथ ही ये वर्ड जाएगा, दैट इज चार्मिंग। पसंद आना चाहिए बच्चों को, उसको अपने पेरेंट्स जैसा होना चाहिए। उसको अपने पेरेंट्स कितने पसंद आते हैं, अपने दोस्त कितने पसंद आते हैं, ऐसे चार्मिंग होने चाहिए, एकदम देखने में, प्रस्तुत होने में इम्परेटिव होना चाहिए। तो बीएड में ये भी पढ़ाया है हमने, ये सब आपको भी याद आ रहा होगा, मुझे भी याद आ रहा है कि वी शुड बी चार्मिंग। एक इम्प्रेशन अपना होना चाहिए। जब क्लास में जाते हैं तो यू शुड बी इम्परेटिव। देखिए मैंने कैसा आज अपना वस्त्र परिधान किया है, दैट इज चार्मिंग। तो ये जरूरी है क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन कहा गया है। नेक्स्ट इज हेल्पफुल, हार्ड वर्किंग एंड हार्मनी। टीचर में ये तीन चीज तो होनी चाहिए। बच्चों को हेल्प करनी है, सोसाइटी को हेल्प करनी है। सिर्फ स्कूल में पढ़ाई करे, स्कूल में पढ़ाए और स्कूल में ही हेल्प करे ऐसा नहीं। जैसे स्कूल गेट के बाहर निकलो तो अपना ही स्टूडेंट है, वो साइकिल दौड़ा के ले जा रहा है, चला के नहीं जा रहा है। क्यों? क्योंकि पंचर है। तो अभी टीचर रुक जाता है, पूछता है कि बेटा क्या हुआ, तो स्टूडेंट बोलता है कि सर किसी ने हवा निकाल दी टायर में से या फिर पंक्चर हो गया। ठीक है, चल यहाँ पे है शॉप, पंचर हो जाएगा। और कहाँ तक रुकता है? जब तक पंचर ना हो जाए, टायर अच्छी तरह से ठीक ना हो जाए। उसके पैसे भी टीचर ही दे देता है, क्योंकि बच्चों के पास कई बार इकोनॉमिकली इतने साउंड बच्चे नहीं होते कि स्कूल में जाते हैं तो पैसे लेके जाते हैं। कई बार पेरेंट्स नहीं देते उसको, ऐसा भी होता है, क्योंकि शायद वो कोई बाहर मिलने वाली चीज़ खा ले तो बीमार हो जाएगा, ऐसा डर रहता है, तो उसके पास पैसे नहीं होते। तो इन परिस्थितियों में टीचर उसको हेल्प करता है। ये तो परिचित अपना ही विद्यार्थी है, पर कोई अपरिचित है, जैसे कि रास्ते में किसी का एक्सीडेंट हो गया तो सबसे पहले कौन रुकता है या फिर रुकना चाहिए? टीचर को। अभी बोला ना कि सिंपैथी तो आएगी ही, अपने सहानुभूति प्रकट होगी को किसी का एक्सीडेंट हो गया, फिर सहानुभूति तक रुके। पर हम टीचर्स क्या होते हैं, जो इंजर्ड हुआ है उस व्यक्ति के पास बैठ जाते हैं, उनको खड़ा करते हैं, दैट इज एम्पैथी, समानुभूति। मुझे भी ये लगी है, ऐसा फीलिंग होना चाहिए। तो अगर ये होगा तो हेल्पफुल बनेंगे, क्योंकि संवेदना का सबसे बड़ा जो कोई सोर्स है तो वो टीचर है। तो किसी को भी हेल्प करता है वो टीचर है। कभी
काम में उसको आलस नहीं है, हार्ड वर्किंग है, बहुत ही मेहनत करता है, वो टीचर है। वो घर पे प्रिपरेशन करता है नेक्स्ट लेक्चर्स की, दूसरे दिन पढ़ाने की, पढ़ाते वक्त भी इतना ही हार्ड वर्क करता है। और साथ ही साथ हारमनी भी है। हारमनी मीन्स एक के साथ रहना, मेल मिलाप करना। तो टीचर्स है, उसको स्टाफ के साथ भी रहना है, उसके प्रिंसिपल भी है, उसके हेड है, उसके स्टूडेंट्स है, उसके पेरेंट्स है, सभी के साथ ऐसे ही नमस्कार, कैसे हैं आप, आपका स्वागत है, ऐसे ही उसको हारमनी के साथ सभी को रहना है। फॉरगिव एंड फॉरगेट। कई बार झगड़ा हो जाता है टीचर्स के बीच, दूसरे दिन साथ में रह जाते हैं। दक्षिणामूर्ति स्टाफ में मैंने ऐसा देखा है कि 2 टीचर्स झगड़ते हैं, फिर जो झगड़े हुए उनमें से एक बोलता है दूसरे को, चल चाय पिलाओ या फिर नाश्ता कराओ, क्यों मेरे साथ झगड़े। तो ऐसे मेल मिलाप हो जाता है। तो हेल्पफुल, हार्डवर्किंग और हारमनी, ये भी टीचर का सबसे बड़ा कैरेक्टरिस्टिक होना चाहिए। देन अल्फाबेट ई इज कमिंग। एनकरेजिंग, वो खुद अपने आप को एनकरेज करे पहले तो, कि नहीं तुझसे ये होगा, भावेश तुझसे ये होगा, यू आर एबल टू डू, तो एनकरेज करे ऐसा। फिर एंथुजियास्टिक, कोई भी काम, प्रिंसिपल हो या फिर टीचर्स हो या फिर स्टूडेंट्स हो, कोई भी बात उनको कहे ना, उनका सॉल्यूशन के लिए हमेशा उत्साह रहता है, दैट इज एंथुजियास्टिक। उसके बाद एफिशिएंट भी है, टीचर शुड बी, उससे वो कार्य होगा। जैसे कि साइंस फेयर रहता है तो बच्चों को कई बार उसके उम्र, उसकी एज के हिसाब से कई चीज आती नहीं है बनाने में, डेवलप करने में, तो वहां पे टीचर कारपेंटर बन जाता है और उसको बना देता है सब चीज। उसको कटिंग करना है वुड को। हमने विशुद्धानंद में ऐसे टीचर्स 2-3 देखे कि जो लोग साइंस फेयर में बच्चों के साथ बच्चे जैसे बन जाते थे, वो ही इतना कड़ी मेहनत करते थे, इतने एफिशिएंट थे कि वो उनके साथ काम करते थे। जब मैं बीएड कॉलेज में प्रिंसिपल था तो वहाँ पे डॉक्टर मितेश मिस्त्री थे, वो थे साइंस मेथड मास्टर, पर ऐसे टीएलएम मिस्त्री में ही आ गया। देखो कि वो कारपेंटिंग अच्छा कर लेते थे। तो कहीं पे टीएलएम बनाने हैं, कहीं पे कोई मॉडल बनाने हैं, तो उसके लिए वो हमेशा तैयार रहते थे, एफिशिएंट थे। तो टीचर शुड बी एफिशिएंट, वो कौशल्य युक्त होना चाहिए, सक्षम होना चाहिए। टीचर है वो सोशल पर्सन है, तो रिलेशनशिप सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। एक टीचर का दूसरे टीचर के साथ, एक टीचर के दूसरे पेरेंट्स के साथ, प्रिंसिपल के साथ, लर्नर के साथ उसका रिलेशनशिप अच्छा होना चाहिए। उसके फैमिली के साथ भी अच्छा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कार्य बोझ के कारण वो कुटुंब को निग्लेक्ट करे। तो रिलेशनशिप शुड बी बेटर। उसका एक्सपेक्टेशन है, वो जहाँ पे सोसाइटी में रहता है तो कोई बुलाए ना बुलाए, हम दूसरों को बुलाते हैं। हाय, माई सेल्फ भावेश मोदी, आपका नाम क्या है, आप अपने बारे में थोड़े बातचीत कीजिए। उससे हमारा एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप बढ़ता है। तो ये सब नेसेसरी है। देन रिस्पॉन्सिबल, अच्छा होता है तो ठीक है, पर बुरा होता है तो आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। कई बार क्लास में कुछ गड़बड़ हुई, कुछ मैनेजमेंट में गड़बड़ हुई, रिजल्ट अच्छा नहीं आया, हम तो रिजल्ट के साथ डील ज्यादा करते हैं ना, तो रिजल्ट अच्छा नहीं आया तो बच्चे ज्यादा साइंस में, मैथ्स में, इंग्लिश में फेल हुए, तो उसका रिस्पॉन्सिबल कौन है? टीचर खुद है। ही शुड एक्सेप्ट। और कई बार उनकी ये जवाबदारी बन जाती है, उनकी ये जिम्मेदारी बन जाती है कि वो अपने टीचर्स को जो कुछ भी उनको कमी है, जैसे कि हम एमएड लेवल या फिर बीएड में पढ़े हैं कि रेमेडियल वर्क है, तो वो टीचर्स को करने हैं। कई स्टूडेंट्स को ज्योमेट्री नहीं आ रहा है, कहीं को इंग्लिश नहीं आ रहा है, किसी को गुजराती ग्रामर में तकलीफ हो रही है, व्याकरण में। तो ये सब जो गलतियां निकालने के बजाय उसका सॉल्यूशन करो,
वो उसकी जिम्मेदारी है। तो ये जरूरी है कि वो रिस्पॉन्सिबल है। हमने जब ये व्यवसाय को स्वीकार किया है तो हमको उनके प्रति समर्पित भाव रखना चाहिए। पूरा टाइम हमें स्कूल में कमिटमेंट के साथ हमारी जिम्मेदारी है ये समझकर अपने व्यवसाय में समर्पित होना चाहिए। पूरे 6 घंटे 5.5 आवर हमें स्कूल के प्रति अपने आप को समर्पित कर देना चाहिए। दैट इज रिस्पॉन्सिबल। और सबसे ज्यादा है कि इतने ढेर सारी बातें ये तो कम दिखाई दे रही है, आपके अपने एक्सपीरियंस होंगे कि और कैरेक्टर्स उसमें ऐड कर सकते हैं, पर अगर इन सभी बातों को हम साथ में रखेंगे तो वी शुड बी रोल मॉडल ऑफ आवर लर्नर एंड सोसाइटी। तो हमारे सामने जो टीचर्स आते हैं वो हमारे रोल मॉडल है। मैं अभी फिर से दोहरा देता हूँ कि मेरे रोल मॉडल कौन रहे। तो मैं जब होम स्कूल में भावनगर में पढ़ रहा था तब मेरे रोल मॉडल रहे भरत सर। उसके बाद जब मैंने बीएससी किया तब मेरे रोल मॉडल रहे डोडिया सर। फिर मैंने एमएससी किया तब उपाध्याय सर। जब बीएड किया तब मनहर सर। जब एमएड किया तब भोगायता सर। जब पहली जॉब लगी तब संजय भाई देसाई प्रिंसिपल सर। फिर बीएड में जॉब लगी तो प्रीतिबेन मैयानी मैडम। फिर एमएड में जॉब लगी तो आरएस पटेल सर मेरे रोल मॉडल रहे। फिर वापस मेरा ग्रांटेड स्कूल में जॉब रहा तो मेरे रोल मॉडल रहे भरत भाई पटेल सर जो प्रिंसिपल थे वहाँ पे, बहुत ही बढ़िया बोलते थे। अभी भी वो प्रिंसिपलशिप उनका शुरू हुई है। फिर जब मैं डिपार्टमेंट में गया तो मेरे हेड आरबी पटेल सर, मेरे साथ काम कर रहे मेरे दोस्त अमित सर, ये सब मेरे रोल मॉडल रहे। और सबसे ज़्यादा जो रोल मॉडल रहे ना तो मेरे स्टूडेंट्स, दे टीच मी लॉट। आपके भी ऐसे रोल मॉडल्स रहे कि जैसे सागर गांधी लास्ट बैच का मेरा स्टूडेंट है, तो उसने ऑनलाइन टीचिंग लर्निंग वेबिनार ये सब कैसे अटेंड करे, कैसे ये सब टेक्नोक्रेट्स बातें हैं उनसे उसने बार बार मुझे हेल्प की। फरहीन है, मुनीसा है, ये सब स्टूडेंट्स है कि उन लोगों की मेहनत देख के, उनका समर्पण भाव देख के मुझे ऐसा एक मन में उत्साह रहता है कि मैं कुछ काम करूं। तो दैट इज नेसेसरी। तो फिर से याद कर रहते हैं कि थॉटफुल, ट्रूथफुल, टैलेंट, एजुकेशन, एनर्जिक, एग्जाम्पलरी, अमेजिंग, एबल, एटीट्यूड, चीयरफुल, कैरेक्टर, चार्मिंग, हेल्पफुल, हार्डवर्किंग, हार्मनी, एनकरेजिंग, एंथुजियास्टिक, एफिशिएंट, रिलेशनशिप, रिस्पॉन्सिबल और रोल मॉडल। इतनी कम से कम चीज़ टीचर में होनी चाहिए तो कभी भी हमारे प्रति किसी को भी सिंपैथी नहीं होगी कि ये बंदा बेचारा कैसा है। ऐसा नहीं, अरे ये तो टीचर है, विथ रिस्पेक्ट आपके साथ बात करेंगे। देन अभी हमारे जीवन में ऐसे कई टीचर्स आए होंगे, इन सभी को हमें याद करना है। जैसे टीचर एजुकेटर्स इमेज कैसी होनी चाहिए, जिसने हमें हमेशा प्रोत्साहित किया है, जिसने हमें मार्गदर्शित किया है, जिन्होंने हमें ज्योतिर्मय बनाया है, एनलाइटन अस, और जिन्होंने हमें प्रोत्साहित किया है, ऐसे हमारे टीचर एजुकेटर्स या फिर टीचर्स हैं। जैसे यहाँ पे मैंने वर्ड लिखा है ट्रेनीज, पर स्टूडेंट्स भी रहते हैं ना। तो जो कोई भी हमारे लिए हमें जिसने प्रोत्साहन दिया है, जिसने हमें मार्गदर्शित किया है, जिसने हमें एनलाइटन किया है कि ये मेरा टीचर है, ये मेरा स्टूडेंट है, उसको अप्रिशिएट करना है, उसके लिए क्लैप की है, दैट इज एनलाइटन। तो वो हमारे टीचर एजुकेटर्स हैं। हमारे टीचर एजुकेटर्स सिर्फ हमारी शिक्षा तक सीमित नहीं रहे, पर वो हमारे जीवन में भी सम्मिश्रित हुए हैं। हमेशा अपने जीवन को जिसने छुआ है, हमारे टीचर्स वो है जो हमारे जीवन को छूते हैं।
वो सिर्फ स्कूल तक नहीं, हमारे घर तक आए हैं। जिसने हमारी सोशल कोई प्रॉब्लम है तो उसको सॉल्व किया है, हमारे पेरेंट्स के साथ बात की है, तो दैट इज काउंसलर के सॉरी, कि जो हमारी कुछ गलती थी उसको सॉल्व किया। हमारी गलतियों को सामने नहीं लाया, पर हमारी गलतियों को उसने खत्म कर दिया। हमारे जीवन को जो छू गए वो हमारे टीचर्स और फिर टीचर एजुकेटर्स है। मेक्स द वर्ल्ड अ बेटर प्लेस टू वर्क एंड डेडिकेट। खास करके हमारे बीएड के टीचर एजुकेटर्स हमें इस पॉइंट में याद आए होंगे कि जिसने हमें काम करने के लिए तैयार किया, क्योंकि ये जगत है ना वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, संकुचित है, जो जिसमें काम करने में ढेर सारी हमें सोच इकट्ठा करनी है, वो ये जगत है, ये जग है। तो ये जो कॉम्प्लेक्स वर्ल्ड है ना, उसमें हम बेहतर तरीके से कैसे काम करें उसके लिए हमें ट्रेनिंग दी गई है। इसीलिए मैं बोला ना कि बीएड यहाँ पे बेहतर रहेगा, कि बेटर प्लेस टू वर्क। स्कूल के लिए हमें तैयार किया, फिर ये व्यवसाय के प्रति हमारा समर्पण क्या होगा, डेडिकेट अस। हमें जॉब करना है। कहीं पे भी मैंने नहीं देखा कि मेरे प्रिंसिपल या हेड, मैं जब लेक्चर लेता हूँ या फिर मेरे कलीग लेक्चर्स लेते हैं तो वो ऑब्जर्व करने आते हैं, क्योंकि हमें अपने आप पर भरोसा है, हमारे हेड्स प्रिंसिपल को हम पर भरोसा है कि हम काम कर रहे हैं बेहतर, डेडिकेट। वी टीचर्स आर सबसे ट्रूथफुल, निष्ठा से काम करने वाले हैं। कोई दुकानदार है, वो किसी आदमी को काम पे रखता है, सर्वेंट को, तो वो बार बार देखता रहता है कि सो नहीं गया ना। हमारे प्रिंसिपल को कभी नहीं देखना पड़ता, हमारे हेड को कभी नहीं देखना पड़ता कि ये लेक्चर्स में गए कि नहीं, वहां पे वो बातें कर रहे हैं या फिर काम कर रहे हैं। वी आर ऑलवेज डेडिकेट टू अवर वर्क। तो ये सबसे बड़ी बात है। लव ऑफ ब्रिंगिंग द लर्निंग एंड लव ऑफ लर्नर टूगेदर। पढ़ाई के प्रति अनुराग होना चाहिए, ऐसा बोलते हैं सब लोग। तो ये अनुराग, ये प्रेम, ये लव हमारे में कौन क्रिएट करता है? टीचर्स या फिर टीचर एजुकेटर्स। लर्निंग के लिए हम अपने लर्नर्स को तैयार करें, साथ ही साथ लव ऑफ लर्नर टूगेदर। दो चीजों को साथ में लेके चलना है, पहला लर्निंग और दूसरा लर्नर। हमें शिक्षा के प्रति भी प्रेम है, हमारे शिक्षार्थियों के प्रति भी प्रेम है, दोनों को साथ में रखना है। पहले ऐसा होता था कि टीचर को सबसे ज्यादा क्या पसंद रहता था? टीचिंग और लर्निंग। पर अब जरूरत क्या है कि उसको सबसे पहले पेडालॉजिकल एस्पेक्ट से लर्नर को ज्यादा पसंद करना है। उसकी जो पेडागोजी है, बच्चे कैसे सीखते हैं, उसके बारे में पहले सीखना है। तो इसीलिए चाइल्ड साइकोलॉजी इन्वॉल्व किया गया है। एजुकेशनल साइकोलॉजी सबसे ज्यादा जरूरी है बीएड एमएड कोर्स में, या फिर टीचर बनने में सबसे ज्यादा जरूरी है। तो अपने लर्निंग के प्रति प्रेम हो, अपने लर्नर के प्रति प्रेम हो, वो टीचर एजुकेटर्स है। उसको खुद को पढ़ना है, पढ़ाना है, और लर्नर या फिर शिक्षार्थियों को अपना बनाना है, तो वो टीचर एजुकेटर की इमेज है। ए टायरलेस डेडिकेटेड प्रोफेशनल टीचर्स टीचर। कभी भी थकते नहीं, क्योंकि आप सोचो कि आप जिसको पढ़ाते हो एक साथ 40 to 45 स्टूडेंट्स, ये तो बहुत ही लेस फिगर बोल रहा हूँ, बाकी 70 तक स्टूडेंट्स रहते हैं क्लास में। इन सभी को संभालना, एक मदर है ना, वो एक या दो बच्चों को नहीं संभाल पाती, पर वो जब टीचर बनती है तब वो एक साथ मोर देन 50 से ज्यादा बच्चों को एक साथ संभाल लेती है। उसको कोई थाक नहीं लगता, कोई थकान महसूस नहीं होती। तो दैट इज टायरलेस। समर्पित भाव है अपने प्रोफेशन के प्रति, और इन सभी के साथ शिक्षक और उसके शिक्षक साथ में रहते हैं। टीचर्स
शिक्षकों के शिक्षक, उसको टीचर एजुकेटर्स हम कहते हैं। तो उसको अपने ट्रेनीज को, यहाँ पे बीएड फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि बीएड में जो मेथड मास्टर है या फिर सब्जेक्ट मास्टर है, उनको अपने ट्रेनीज को ये बात सिखानी है, उसको रोल मॉडल बनना है कि कभी थकना नहीं है। दूसरी बात ये सिखानी है कि अपने जो टीचिंग के प्रोफेशन है, ऐसा बोलते हैं शास्त्रों में, भगवत गीता में कहा गया है कि जब सरस्वती की सबसे ज्यादा आराधना रहती है ना, तब हमारा जन्म शिक्षक के कुल में होता है। जो सरस्वती की प्रत्यय अनुराग रखता है वही टीचर बनता है। तो हम तो माता सरस्वती के भक्त हैं, साधक है, तो हमें देवी सरस्वती की आराधना करनी है, बच्चों को अच्छी तरह से पढ़ाना है, वही टीचर है। अभी जो कुछ भी बात की है उसके हिसाब से कितनी चीजें हमें याद रखनी है टीचर एजुकेशन में, तो आप देख सकते हैं कि सबसे पहला है वो लर्नर फोकस्ड है। हमारा जो शिक्षकों का शिक्षण है, मीन्स बीएड एजुकेशन, एमएड एजुकेशन है, वो हमें सिखाता है कि लर्नर को ध्यान में रख के पढ़ाना है। तो वो है टीचर एजुकेशन। मीन्स टीचर एजुकेटर्स का जो रोल है वो ये है कि वो अपने लर्नर को, मीन्स ट्रेनीज को ये पढ़ाए कि बच्चों को ध्यान में कैसे रख के पढ़ाना है। पहले क्या था कि सिर्फ कंटेंट को ध्यान में रख के पढ़ाते थे, पर अब जो प्रवर्तमान समय है, जो अभी की परिस्थिति है, उसमें सबसे पहले आइडेंटिफाई करने हैं अपने लर्नर। सेकंड वन इज पेडागोजिकल रीजनिंग स्किल्स। शिक्षा के विविध माध्यम है, शैक्षणिक तर्क कौशल्य है, उसके बारे में हमें सीखना है कि कौन सा पद्धति पढ़ाने में यूजफुल रहेगी, उसका तर्क क्या होगा, कैसे पढ़ाए, कैसे इल्यूस्ट्रेशंस दे। खास करके बीएड के जब पाठ रहते थे तब हम अपने विषय को रेनफोर्समेंट करते थे, सुदृढ़ देते थे अपने बच्चों को, तो उसमें पेडालॉजिकल रीजनिंग स्किल रहता था। जब कभी भी हम अपने पाठ को प्रारंभ करते थे, जैसे विषयाभिमुख करना, तो उसमें हम इसके बारे में खास सोचते थे कि पेडागोजी कौन सी यूज करेंगे। उसका तर्क करते थे कि यहाँ पे मैं स्टोरी बताऊँ या कोई एक्सपेरिमेंट करूँ या फिर बोर्ड वर्क करूँ या फिर कोई चार्ट बताऊँ या फिर कोई चित्र बताऊँ। ये सब पेडागोजिकल रीजनिंग स्किल्स है, वो डेवलप करना है। ऐसे ही डायरेक्ट पढ़ाना नहीं है, पर उससे पहले थोड़ी कमेंट्री, थोड़ी बातें, ये सब करनी है। सबसे रिक्वायर्ड है कि आपको अपना कंटेंट सबसे बेहतर तरीके से आना चाहिए। कंटेंट नॉलेज पावरफुल होना चाहिए। पाठ्य विषय सामग्री है, उनका ज्ञान सबसे ज़्यादा होना चाहिए। ऐसे बोलते हैं कि टीचर हैव अ कंटेंट नॉलेज बाय हार्ट। पुस्तक लेने की जरूरत नहीं, पुस्तक बच्चों के लिए बनाया गया है, स्टूडेंट्स के लिए है, टीचर्स के लिए नहीं है। ऐसा बार बार हमें पढ़ाया गया है। हम जानते हैं लैंग्वेज में श्योर आप टेक्स्ट बुक का यूज़ कर सकते हैं, पर मैथ्स, साइंस या फिर सोशल साइंस में आप सिर्फ मेन टॉपिक के लिए टेक्स्ट बुक का यूज़ करें, बाकी तो अपने आप को ही सब कुछ याद रहना चाहिए, कंटेंट कैसे पढ़ाया जाए। जो कुछ भी हम पढ़ाते हैं उसका कॉन्टेक्स्ट नॉलेज हमको होना चाहिए, परिस्थिति ज्ञान होना चाहिए। जैसे कई बार आपने देखा होगा, आप भी ऐसे करते होगे कि कोई जो लेसन है वो स्लो स्पीड से पढ़ाना है, क्योंकि ये नेक्स्ट स्टैंडर्ड्स में आने वाले हैं। कई लेसन ऐसे होते हैं कि सिर्फ इसी स्टैंडर्ड में है और जीवन में इतने ज़्यादा आगे यूजफुल नहीं रहेगा। वैसे शिक्षा की कोई चीज़ यूजलेस नहीं रहती, पर कई बार हम ये कॉन्टेक्स्ट के बारे में देखते हैं कि ये चीज़, जैसे कि मॉनसून है, अभी वर्षा ऋतु है, तो वर्षा ऋतु के बारे में एक निबंध लिखा दिया। वो निबंध है वो तो हम जनवरी फरवरी में सिखा सकते हैं, पर बीच बीच में लैंग्वेज में टीचर्स विजिट टू ए रेलवे स्टेशन, जैसे कि अभी
कोविड के बारे में है तो कोविड के बारे में ऐसे लिखा दिया, क्यों? क्योंकि ये पैंडेमिक अभी चल रहा है, तो ये कंटेक्स्ट नॉलेज कौन सी परिस्थिति है उसके हिसाब से पढ़ाओ, उसके हिसाब पर फोकस करो, तो वो जरूरी है। टीचर है तो टीचिंग स्किल तो चाहिए ही। अगर हम टीचिंग स्किल्स में अच्छे नहीं है तो हम बेहतर टीचर नहीं बन सकते। तो टीचर एजुकेटर्स के लिए टीचिंग स्किल्स सबसे ज़्यादा महत्व रखती है। शिक्षा के जो कौशल्य है वो ज़्यादा उसको रिक्वायर्ड है। अभी जो कुछ भी थियरी है उसको हम व्यवहारक्षम कैसे बनाए, उल्टा भी बोल सकते हैं कि जो व्यवहार में दिखता है उसका थियरी कैसे डेवलप करें। तो हम बीएड में पढ़े थे इंडक्टिव डिडक्टिंग अप्रोच, थियरी से प्रैक्टिस या फिर प्रैक्टिस से थियरी। जैसे कि साइंस डेवलप हुआ प्रैक्टिस से थियरी हुआ, पर साइकोलॉजी डेवलप कैसे हुआ? तो थियरी सामने आई, थियरी के माध्यम से हम माइक्रो टीचिंग, ब्रिज, यूनिट लेसन ये सब करते हैं, तो थियरी टू प्रैक्टिस आया। तो थियराइजिंग फ्रॉम प्रैक्टिस, अभ्यास के सिद्धांत प्रस्तापित करना है, वो टीचर एजुकेशन है। हमारे सामने थियरी है, हमारे सामने व्यवहार है, उसका हम सिद्धांत कैसे बनाए। जैसे कि साइकोलॉजी में कहा गया है कि लर्निंग बाय डूइंग, प्रैक्टिस के माध्यम से लर्निंग हो सकता है, गेम के माध्यम से हो सकता है। CAS कंप्यूटर, CAL कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग है कि कंप्यूटर से पढ़ाया जा सकता है, स्टोरी से पढ़ाया जा सकता है, म्यूजिक से पढ़ाया जा सकता है। तो ये प्रैक्टिस के माध्यम से थियरी डेवलप होता है। तो जो अप्लाइड रिसर्चेस रहते हैं वो थियराइजिंग फ्रॉम प्रैक्टिस। कम्युनिटी ऑफ प्रैक्टिस, जो समुदाय में हम रहते हैं उसका ज्ञान भी देना है हमें बच्चों को, क्योंकि वो समाज के ही नागरिक है। समाज ने हमको दिया कि उनको आप तैयार कीजिए, हमने तैयार करके वापस समाज को दे दिया। एक बेहतर समुदाय बने अपने राष्ट्र का, अपना समाज का, उसके लिए का ये व्यवसाय है, उसको टीचर एजुकेशन कहते हैं, उसको एजुकेशन कहते हैं। प्रोफेशनलिज्म भी रिक्वायर्ड है, उनके पर भी हमें फोकस करना चाहिए कि जैसे प्रोफेशनल पर्सन्स है उनका एक वैल्यू होता है। पहले क्या था कि टीचिंग या फिर टीचर है उसको सर्विस में गिनाया जाता था, समाज सेवा बोला जाता था, पर अब उसको व्यवसाय बोलते हैं। जैसे दूसरे प्रोफेशनल्स लोग हैं तो वो लोग क्या करते हैं कि हर रोज अपनी चीज़ें कैसे आकर्षक हो, कैसे लोग अट्रैक्ट हो कस्टमर्स, उसको ध्यान में रखते हैं। तो हमारे एजुकेशन में भी ये जो सेल्फ फाइनेंस हुआ, प्राइवेटाइजेशन हुआ, वो प्रोफेशनलिज्म से ही आया कि सेल्फ फाइनेंस इंस्टीट्यूट क्या है, तो कि फर्नीचर अच्छा है, LCD प्रोजेक्टर है, ऑनलाइन मोड से पढ़ाते हैं, गूगल मीट से पढ़ाती है। अभी हम जो सीख रहे हैं वो प्रोफेशनलिज्म ही है कि आप अपने स्थल और समय पर पढ़ रहे हैं, मैं अपने स्थल पर और समय पर पढ़ा रहा हूँ, तो ये प्रोफेशनलिज्म है, ये भी सीखना है। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हमें अपनी एक पहचान बनाना है, टीचर्स आइडेंटिटी। तो सिंपैथी नहीं रहेगा, समाज को हमारे प्रति एम्पैथी, समानुभूति होगा कि ये हमारा ही पर्सन है, हमारा ही बंदा है। दे फील रिस्पेक्ट फॉर अस, व्हाई? बिकॉज वी आइडेंटिफाइड अवर सेल्फ एज ए बेटर पर्सन ऑफ द सोसाइटी। प्रोफेशनल हम हैं, हमें अपने आइडेंटिटी बनानी है। हमारे प्रति लोगों को सहानुभूति है पर दया भाव नहीं जरूरी। हमें अपना खुद का एक स्टेटस बनाना है, वो टीचर्स आइडेंटिटी है। तो इसके बाद हम ये फर्स्ट लेक्चर की लास्ट स्लाइड में देख लेते हैं कि एज ए टीचर एजुकेटर हमें क्या याद रखना है। हमें ऐसे टीचर एजुकेटर्स आज याद आते हैं जिन लोगों ने हमें ये डेमोस्ट्रेट किया है, हमें इस बात से परिचित किया है कि हैव डेमोस्ट्रेटेड अस हाउ टू गेन कॉन्फिडेंस, कैसे अपने व्यवसाय में, अपने जीवन में हम
आत्मविश्वास हासिल कर सके। ऐसे हमारे ढेर सारे टीचर्स हैं जिसने हमें दिखाया है कि आत्मविश्वास कैसे हासिल किया जाए। मैं मेरे गुरुजनों को याद करता हूँ, आप अपने गुरुजनों को याद करते हैं जिसने हमें सही रास्ता दिखाया है, हमें ये बताया है कि हमारे में टैलेंट क्या है और हमें क्या करना है। जैसे बीएड में हमारे मेथड मास्टर ने एक डेमोस्ट्रेशन दिया, वो माइक्रो टीचिंग का था, वो ब्रिज लेसन का था, वो स्ट्रे लेसन का था। तो वो डेमोस्ट्रेट करते हैं, उनसे हम कॉन्फिडेंस ले लेते हैं। जैसे हम अपने कलीग्स, अपने साथ जो दोस्तों हैं, वो लोग जब प्रैक्टिस टीचिंग के लेसन्स देते थे, हम ऑब्जर्व करते थे ना बीएड में, तो उससे क्या होता है, वी गेन कॉन्फिडेंस कि हम भी ये कर सकते हैं। जैसे आप लोगों को देखकर मुझे कॉन्फिडेंस आएगा, मुझे देखकर इनमें से कई सारों को कॉन्फिडेंस आएगा कि अगर ये बंदा इस तरीके से पढ़ा सकता है तो हम भी पढ़ा सकते हैं। ऐसे भी हमारे टीचर्स हैं कि जिसने हमें पढ़ाया कम है पर उनकी लाइफ से हमें सिखाया ज्यादा है। तो अपने जीवन और अनुभव को उसने हमारे साथ साझा किया है, शेयर किया है। हमें उसने कैसे एक सिंपल पर्सन में से, एक गांव के बंदे में से एक एक्सपर्ट पर्सन्स कैसे बने। जैसे अभी मैंने याद किया कि आर एस पटेल सर है, जेपी मैयानी सर है, तो दे बोथ वेर कमिंग फ्रॉम सिंपल फैमिली, फार्मर कुटुंब से, टीचर के कुटुंब से वो एक डिपार्टमेंट ऑफ हेड तक पहुंचे। मैयानी साहब तो वाइस चांसलर भी बने नरसिंह मेहता यूनिवर्सिटी के। तो उन्होंने एक्सपीरियंस शेयर किया हमारे साथ, तो वो टीचर है, वो टीचर एजुकेटर्स है। ये सब हायर एजुकेशन में ज़्यादा दिखाई देता है। वो जो स्कूल के टीचर्स है वो नहीं एक्सपीरियंस शेयर करते, क्योंकि वो हमारी एज नहीं होती, हम उनको समझ नहीं सकते। पर जो बीएड एमएड के टीचर्स अगर हमारे क्लोज टू हार्ट है तो तुरंत ही ये सब याद आ जाएंगे। कि जैसे मुझे मनोहर सर याद आ रहे हैं, मुझे संजय भाई देसाई याद आ रहे हैं, मैयानी साहब याद आ रहे हैं, आर एस पटेल साहब याद आ रहा है। तो इन लोगों ने वो कैसे अपने लाइफ में कितने बदलाव किए, कितनी स्ट्रगल की, हमें एक मोटिवेशन मिलता है कि हमें इतनी मेहनत करनी है। ऐसे ही डायरेक्ट नहीं बैठे। आर.बी. पटेल साहब हमारे हेड है, वो बच्चों को, एमएड के स्टूडेंट को हमेशा बताते, ये जो आप फैकल्टी देख रहे हैं ना, वो ऐसे ही नहीं आ गई। आई हैव कंप्लीटेड माई एमएड इन 2000, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, और मुझे डिपार्टमेंट में जॉब लगा 2017, तो ये 17 साल है ना। वो मैंने बहुत स्ट्रगल की, फिर मैं यहाँ पे आया। तो ये बात हम सभी लोगों को, अपने स्टूडेंट्स को कहना है कि स्ट्रगल के बाद सफलता मिलती है। हैव अंडरस्टूड ईच ट्रेन इज मोटिवेशन। बीएड के जो मेथड मास्टर है वो लोग हमारे साथ यही बात, वो हमें आइडेंटिफाई करते थे। जैसे कहीं को ऐसा कहते थे कि तुम स्टोरी से बात करो वो अच्छा रहेगा, तुम चार्ट बनाओ तो अच्छा रहेगा, तुम प्रश्नों के माध्यम से पढ़ाओ, डिस्कशन मेथड से, तो वो अच्छा रहेगा। तो वो प्रत्येक प्रशिक्षणार्थी को प्रेरणा को समझते हैं, उनको निखारते हैं। ऐसे हमारे टीचर्स हैं। हमारे जैसे ही हमें लगे हैं, आर सिम्ड पीपल लाइक अस, नॉट ट्राई टू बी हीरोज, क्योंकि वो तो एक्सपर्ट है। वो भोगाइता साहब, वो मैयानी साहब, वो राठौड़ साहब, ये सब डिपार्टमेंट के एक्सपर्ट्स मुझे याद आ रहे हैं। पर उन लोगों ने कभी भी ऐसा हमारे सामने ऐसा शो ऑफ नहीं किया कि वी आर एक्सपर्ट्स। हमें प्रभावित, हम हुए हैं प्रभावित उन लोगों से, पर उन्होंने हमें प्रभावित नहीं किया। उनकी सारी चीजें देख के हम प्रभावित हुए। कभी उसने ट्राई नहीं किया हीरो बनने की। आर सीम्ड पीपल लाइक अस, वो हमारे जैसे ही हमें दिखते थे, अभी भी दिखते हैं। आर टेक्नोलॉजिकली कैपेबल। अभी तो जिस हिसाब से जो टेक्नोलॉजी डेवलप हुई है, पहले क्या था कि ब्लैक बोर्ड पर पढ़ा देते थे, अब ये नहीं चलता। अभी के टाइम में तो नहीं चलता। आपको ऑनलाइन पढ़ाने के लिए जो कुछ भी स्किल्स जरूरी है,
जो कुछ भी आपकी टेक्नोलॉजी सीखने की ज़रूरत है वो आपको सिखाना है। अभी मैं आप सभी को OBS स्टूडियो के माध्यम से पढ़ा रहा हूँ, तो इस ऐप के बारे में मैं ऐसे ही HRDC में फर्स्ट ऑनलाइन शॉर्ट टर्म कोर्स हुआ था, उसमें जीवानी सर के पास से मैंने ये सीखा कि OBS स्टूडियो है। ये ऐप के माध्यम से आप रिकॉर्ड कर सकते, साइड स्क्रीन में आपका फेस रहेगा और स्लाइड भी डिस्प्ले होगी। तो ये सब टेक्नोलॉजिकली कैपेबल बनना है हमें। साथ ही साथ सेव्ड अस एज ए टेक्नोक्रेट्स, हम सभी लोग कैसे टेक्नोलॉजी में एक्सपर्ट हो उसके बारे में भी उन्होंने हमें तैयार किया है, हमें तकनीकी निपुण बनाया है। हैव फोकस्ड ऑन इम्पोर्टेंट स्टफ, जीवन में जो कुछ भी जरूरत है, जो कुछ भी महत्वपूर्ण चीजें हैं, उन सभी पे उन्होंने ध्यान दिया है। सिर्फ कैसे टीचर बनना है इतना ही नहीं सिखाया, पर कैसे अच्छा एक व्यक्ति बनना है उस पर हमारे टीचर एजुकेटर्स हमें सिखाते थे, और इसीलिए हमें वो याद रहे हैं। हमें उसका नाम, उसका फेस सब कुछ सामने आ जाता है। क्यों? क्योंकि हैव फोकस्ड ऑन इम्पोर्टेंट स्टफ। हमारे में जो कुछ भी बेहतर है उसको वो सामने लाए हैं कि यू आर एबल टू डू लाइक दिस, तुमसे ये हो सकता है। आर रोल मॉडल ऑफ रिस्क टेकिंग, खास करके प्रैक्टिस टीचिंग में, कि अलग अलग माध्यम से आप पढ़ाओ। सिर्फ लेक्चर मेथड ही नहीं है पढ़ाने के लिए, पर आप डेमोस्ट्रेशन से पढ़ाओ, आप एक्सपेरिमेंट करके पढ़ाओ, आप डिस्कशन मेथड से पढ़ाओ, आप ब्रेनस्टॉर्मिंग से पढ़ाओ, रिस्क लो, कोई भी मेथड से पढ़ाओ। आपका जो एफर्ट है ना वो इम्पोर्टेंट है। और इसलिए कई सारे एजुकेटर्स मेरे जीवन में आए कि जिनको मैंने देखा कि दे आर टेकिंग रिस्क पढ़ाने में। वो साइंस में ही ऐसा होता है ना कि क्लास के सामने ऐसे कई बार ब्लास्टिंग एक्सपेरिमेंट हो जाते हैं साइंस टीचर से, पर ये रिस्क लेने की थोड़ी ज़रूरत है। इतना ज़्यादा रिस्क नहीं कि लर्नर की लाइफ डेंजर में हो जाए, पर कुछ कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है। मैं शॉर्ट में यही कहना चाहता हूँ कि लोग जो काम कर रहे हैं वह काम नहीं करना, थोड़े आगे सोचना है, थोड़ा रिस्क लेना है। Have taught us, don't worry too much about what administrator thinks. उन्होंने हमें यह सिखाया है कि प्रशासक जो एडमिनिस्ट्रेटर है वो क्या सोचता है उसके बारे में ज्यादा चिंता ना करें। ट्रस्टीज क्या सोचते हैं, प्रिंसिपल क्या सोचते हैं, उसके बारे में नहीं सोचे। हम अपने हिसाब से बेस्ट करने की ट्राई करें। एक दिन हमारे इस एफर्ट को अप्रिशिएट करने वाले लोग आगे आएंगे। तो ऐसे समाज में कई टीचर्स हैं कि दे हैव स्टार्टेड विद देयर ओन, उसको कोई अपने साथ रहे टीचर्स, प्रिंसिपल या फिर अथॉरिटी ने कोई सपोर्ट नहीं किया। जैसे कि 0 लेक्चर लेना है स्कूल में या फिर एक्स्ट्रा लेक्चर लेना है। स्पोर्ट्स टीचर्स इनमें से कहीं होंगे, तो बच्चों के लिए एक्स्ट्रा टाइम देना है खेल कूद के लिए। तो एडमिनिस्ट्रेटर क्या सोचेंगे उसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा हमें हमारे इफेक्टिव टीचर एजुकेटर्स ने बताया है। तो अगर इतनी चीज़ें हम ध्यान में रखें ना, तो समाज में हम एक पेशेवर समानुभूतिक मजबूत बंधन प्रस्थापित कर पाएंगे। प्रोफेशनल जो एम्पैथी है ना, समाज के हमारे प्रत्यय, हमारे तरफ जो समानुभूति है, उनकी खुशी हमारी खुशी, उनका दुख हमारा दुख, ऐसा समाज को लगना चाहिए। कई बार क्या होता है कि टीचर्स, खास करके गांव में, आप में से भी कई ऐसे बंदे होंगे कि जो गांव में काम कर रहे हैं, तो कोई स्कूल में नई चीज़ लानी है तो लोग भागीदारी होती है। गांव में जो कुछ भी आगेवान, जो कुछ भी लोग वेल्दी होते हैं, पैसे जिनके पास ज़्यादा है, उनके पास डोनेशन लेने जाते हैं और उसका पर्पस बताते हैं कि हम बच्चों के लिए एक LCD प्रोजेक्टर लेना चाहते हैं।
स्मार्ट बोर्ड लेना चाहते हैं, तो विद इन 1 आवर डोनेशन मिल जाता है। क्यों? क्योंकि सिंपैथी नहीं है, एम्पैथी है। क्योंकि ये इसके कारण ये एलसीडी प्रोजेक्टर, स्मार्ट बोर्ड या फिर जो कुछ भी इस पाठशाला के लिए बेहतर चीज जरूरी है, वो समाज अपने गांव के विकास के लिए हमारी प्रगति है, उसको हम एम्पैथी कह सकते हैं। कई बार रास्ते में हम जाते हैं और लोग हमारे पास पैसा मांगते हैं, तब हमारे मन में से क्या आता है? सिंपैथी, कि बेचारे के पास पैसे नहीं है, दे दे 5 रुपये 10 रुपये। पर जब टीचर जाता है ना, तो सिंपैथी नहीं रहेगी समाज के पास। क्योंकि मैंने अभी आपके साथ जो बात की ना, अगर ये आपको डाइजेस्ट होगा, ये आप सीख लेंगे, आप जानते हैं, मुझे मालूम है, आई एग्री विथ यू, पर थोड़ा कुछ आप एडिशनल करेंगे तो फिर सिंपैथी नहीं रहेगा समाज में। समाज में आपके प्रति एम्पैथी, समानुभूति रहेगी कि ये टीचर या फिर इंस्टीट्यूट की रिक्वायरमेंट नहीं है, ये हमारे सबकी रिक्वायरमेंट है। तो ये चीज जरूरी है। अब सबसे ज्यादा जो मुझे ध्यान में आया है कि हमें कितने थोड़े कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ध्यान में रखने होंगे अगर हम एक इफेक्टिव टीचर बनना चाहते हैं। यहाँ पे मैं टीचर एजुकेटर वर्ड अब यूज नहीं करूँगा, क्योंकि वी आर ऑल टीचर। फिर हमारे प्लेटफॉर्म अलग अलग रहते हैं, कोई स्कूल में पढ़ाता है, कोई कॉलेज में, तो कोई डिपार्टमेंट में पढ़ाता है। तो अभी जो 96th ओरिएंटेशन कोर्स हुआ जनवरी 2020 में, उसमें मैंने HRDC गुजरात यूनिवर्सिटी में ही मैंने ओरिएंटेशन कोर्स किया, और उसमें 15 मिनट का जो प्रेजेंटेशन रहता था, जो मुझे ज़्यादा पसंद था, आपके साथ में वो शेयर कर रहा हूँ। तो उसमें क्वालिटीज़ और कैरेक्टरिस्टिक्स हमें फिर से रिकॉल करने हैं। हमारे में ये है, पर उनको पुनर्जीवित करने हैं। जैसे कि सबसे पहली चीज़ ये याद रखना है कि वी आर टीचर्स। तो हमें क्या करना है? ऑलवेज प्रिपेयर्ड। जब कभी भी हम क्लास में जाए तो किसी को हमें ये कहना नहीं चाहिए कि हरी अप, क्लास स्टार्ट्स इन 5 मिनट्स। यहाँ पे देखो, ये कार्टून में बताया है कि वो प्रोफेसर जाना नहीं चाहता, पर लोग उनको धक्का लगा रहे कि जाओ भाई, तुम्हारा क्लास है। तो कई टीचर्स ऐसे होते हैं कि जिसका प्रिपरेशन नहीं होता, तो वो क्या होते हैं, वो क्लास में नहीं जाने तैयार होते हैं, तो किसी को धक्का लगाना पड़ता है। आप में से कोई ऐसे नहीं होगा। तो क्यों? क्योंकि प्रिपरेशन नहीं है। तो प्रिपेयर्ड करके ही जाइए ना। जैसे आज मुझे आपको पढ़ाना था, तो 2-3 दिन मैंने ये प्रिपरेशन किया, थोड़ा रिकॉल किया कि मेरे कौन गुरु लोग मेरे लेक्चर में मुझे आइडेंटिफाई करने हैं, किस बात के साथ किसकी बात करनी है, किस स्कूल की बात करनी है। ये सब चीज़ें थोड़ा प्रिपरेशन करेंगे ना, तो आपको भी साथ में इंटीग्रेट हो जाएंगे। तो द मोस्ट इफेक्टिव टीचर्स कम टू क्लास ईच डे रेडी टू टीच। हर रोज प्रिपरेशन के साथ आए वो टीचर। सेकेंड थिंग इज पॉजिटिविटी, ऑप्टिमिस्टिक। हमेशा लोगों के प्रति पॉजिटिविटी रखनी है। यहाँ पे बहुत ही सुंदर चित्र है, फोटो है कि एक छोटी सी लड़की है जिसकी हाइट नहीं है, और बोर्ड पर किसी ने लिखा है इम्पॉसिबल। जैसे कि इंग्लिश का क्लास खत्म हुआ और टीचर रिसेस हो गया और चली गई, पर यह लड़की खड़ी होके चॉकस्टिक लेके, उसको जो पसंद वर्ड नहीं आया वो आई एम, उसको अगर अलग कर दे तो आप लोग जानते हैं कि आई एम पॉसिबल, मेरे लिए ये शक्य है। पर यह लड़की को आई एम पसंद नहीं आया, तो उस पर उसने क्रॉस कर दिया। और पॉजिटिविटी ये लड़की की क्या है कि सब कुछ पॉसिबल है। टीचर को ये सिखाना है, ये बच्ची हमें सिखा रही है ये इमेज से। तो ये जो पॉजिटिविटी है वो टीचर को रखना है कि द मोस्ट इफेक्टिव टीचर्स हैव ऑप्टिमिस्टिक एटीट्यूड अबाउट टीचिंग एंड अबाउट स्टूडेंट्स। विद्यार्थियों के प्रति हकार भाव रखना है कि उनसे भी ये हो सकता है, मुझसे होता है, आपसे भी हो सकता है। नेक्स्ट इज होल्डिंग हाई एक्सपेक्टेशंस। हम कभी अपने स्टूडेंट्स के पास बहुत अपेक्षा नहीं रखते, वही कदाच ये एक रीजन बन सकता है। पर यहाँ पे एक
6 साल के बच्चे ने ये इमेज में कहा है कि माई टीचर थॉट आई वॉज स्मार्टर देन आई वॉज, सो आई वॉज। मेरे शिक्षक ने मुझे बताया कि मैं जो दिख रहा हूं उनसे ज्यादा चतुर हूं, स्मार्ट हूं, इसीलिए मुझे बनना पड़ा। तो हमारे स्टूडेंट्स के पास थोड़ा हाई एक्सपेक्टेशन, हाईएस्ट नहीं बोल रहे, पर थोड़ा हाई एक्सपेक्टेशन तो रख सकते हैं। कई स्टूडेंट्स को हम बोलते हैं कि इस साल तुम्हारा 80% आया है, नेक्स्ट टर्म में तुम्हारा 85% आना चाहिए, 100 नहीं बोलना है, 90 नहीं बोलना है, 5% ज्यादा बोल दे तो ही बच्चे काम करेंगे। उसके पेरेंट्स मीटिंग में भी हम कहते हैं बच्चों को, पेरेंट्स के सामने कहते हैं कि तू जो जितना चतुर है ना, स्मार्ट है, इतना रिजल्ट नहीं आया, स्पोर्ट्स में भी इन्वॉल्व हो, तुम्हारा इतना बॉडी स्ट्रक्चर अच्छा है, तो यू शुड गो फॉर स्पोर्ट्स, म्यूजिक के साथ जाओ, डांस करो। तो ऑल राउंड डेवलपमेंट है, वो हाई एक्सपेक्टेशंस है कि सिर्फ पढ़ाई में ही चतुर हो ऐसा नहीं जरूरी। द मोस्ट इफेक्टिव टीचर सेट नो लिमिट्स ऑन स्टूडेंट्स एंड बिलीव एवरीवन कैन बी सक्सेसफुल। हमारे कई टीचर्स हैं, जैसे कि ये मनहर सर ने मुझे एक बार बोला था, सालों के बाद बोला कि मेरा केमिस्ट्री में सबसे कम मार्क्स आया था। सर ने मुझे बोला, बीएड की बात कर रहे थे कि बीएड में जो साइंस मेथड था उसमें मार्क्स कम आए, फिर मेहनत करके मैं आगे बढ़ा। मैं आज आपके सामने कन्फेस करना चाहता हूँ कि आई हैव डन माई एमएससी इन फिजिक्स, पर 12th साइंस में मेरे कम जो मार्क्स थे ना वो फिजिक्स में थे। पर उसके बाद क्या होता है कि हम में अपने आप में एक जुनून रहता है। आपने 3 इडियट्स मूवी देखी होगी, तो उसमें यही बात सिखाई है कि अपने अंदर एक धगस होनी चाहिए, अपने अंदर एक कमिटमेंट होना चाहिए कि जहां पे मेरे कम मार्क्स है, जहां पे मेरी गलती है, उसको मैं बेहतर करूं। तो बिलीव एवरीवन कैन बी सक्सेसफुल। तो मेरे जो टीचर्स है, मुझे और आपको सभी को आपके टीचर्स ने यही समझाया है कि हम जो है उनसे हम बेहतर कर सकते हैं। 4th वन इज क्रिएटिव। हम खुद भी क्रिएटिव होने चाहिए और हमारे स्टूडेंट्स भी क्रिएटिव होने चाहिए। यहाँ पे देखिए कितनी अच्छी फोटो है, और उसमें एक बच्चे के सभी बच्चे के सर पर एक हेलमेट है, और हेलमेट के ऊपर एक बल्ब है जो प्रज्वलित हो रहा है, एनलाइटन। अभी हम बोले थे ना, प्रज्वलित हो रहे हैं। ये बच्चे के सभी के माइंड ऐसे है, ये सब न्यूटन्स है। देखो, एक के सिर पर ये बच्चे है, उनके सिर पर लिखा है थिंकर। सेकंड बच्चे के सिर पे जो है उसमें लिखा है थिंकिंग कैप। थर्ड में लिखा है आइडिया मीटर। तो ये सब देखे बच्चों में, ये सब क्रिएटिविटी है। तो ये जो चीज उन लोगों ने बनाई है वही क्रिएटिव है। देखिए कैसे, क्या हम बल्ब के साथ, बच्चों के साथ क्या करते हैं, दूर रहो, शौक लगेगा। पर इन टीचर को हमें धन्यवाद देना चाहिए कि इन बच्चों के सर पर उसने ये बल्ब जलाया है। तो ये क्रिएटिव है, देखो। और बहुत ही सूचक लग रहा है कि माइंड है ना, वो ऐसे बल्ब जैसे होते हैं, तुरंत ही ऐसे जैसे ही स्विच ऑन हो तो माइंड में से ये एक एनलाइटमेंट होता है। द मोस्ट इफेक्टिव टीचर्स आर रिसोर्सफुल एंड इन्वेंटिव इन हाउ दे टीच देयर क्लासेस। वो सभी बच्चों को एक प्रेरणा देते हैं। फेयर, 5th कैरेक्टरिस्टिक्स, हम सभी टीचर्स को अपने विद्यार्थियों के प्रति अच्छा बनना है। वो जो समझते हैं ना, उनसे बेहतर बनना है। ये इमेज में दिखाई देता है कि जब बच्चा एग्जाम देता है तब ये सोचता है कि मेरा तो ये ग्रेड ही आएगा, पर जब टीचर के हाथ में आता है तो वो तो एक्सपर्ट है, नॉलेजेबल है। तो जो कुछ भी उसने ऐसे लिखा है या फिर रिपोर्ट लिखा है, उसके लिए उसको समझ में आता है, उसको तो C- मिलना चाहिए, लॉजिकल नहीं है। पर टीचर इज फेयर। देखो उसने क्या दिया है, B+ दिया है। तो जो स्टूडेंट है उसके प्रति
टीचर्स तो हमेशा एक्सपर्ट रहेंगे, पर उनके लेवल जितने स्टूडेंट्स हो गए ऐसा कभी मत समझे। कई बार कई टीचर्स स्टूडेंट्स के प्रति गुस्सा व्यक्त करते हैं, क्या कहते हैं कि तुम्हें इतना नहीं आता। पर टीचर को यह सोचना है, हमें यह सोचना है कि हम इस एज के थे तब हमें कितना आता था। पेरेंट्स के साथ भी ऐसा होता है कि हमारे फ्लैट के सामने एक लेडी रहते हैं, एक बहन जी रहते हैं, वो उनके बेटे को मैथ्स में 40 में से 39 आए, पर लैंग्वेज में 35 है, तो क्या नहीं चलेगा, उसमें भी 39 ही आना चाहिए, क्यों मेहनत नहीं करते। तो लैंग्वेज है उसमें नहीं आते। तो टीचर्स ऐसे पेरेंट्स मीटिंग में पेरेंट्स को समझाते हैं, समझाना चाहिए कि ये जो आता है ना उसका रिजल्ट वो उसके हिसाब से बेहतर है। कभी भी टीचर्स अपने स्टूडेंट्स को गलत नहीं रहती, उसके प्रति पॉजिटिविटी ही रखती है, फेयर ही रहती है। तो द मोस्ट इफेक्टिव टीचर्स हैंडल स्टूडेंट्स एंड ग्रेडिंग फेयरली, उनको बराबर समझती है और उनको अच्छी तरह से मूल्यांकित करती है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है एक अपना खुद का व्यक्तित्व होना चाहिए, पर्सनल टच होना चाहिए, हर एक का अलग अलग होना चाहिए। ये तो एक इमेज में से मुझे पसंद आया, इसीलिए मैंने डाउनलोड करके लिया कि 10 स्किल्स फॉर मॉडर्न टीचर्स। 10 चीज़ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। पहला तो अपने व्यवसाय के प्रति समर्पण होना चाहिए, कमिटमेंट। आगे बोला ऐसे प्रिपरेशन के साथ जाना है, उसको कैसे पढ़ाना है। जैसे बीएड में हमें सिखाया गया है कि यू शुड मेक ए लेसन प्लान, पूरा डिज़ाइन बनाना है, फ्लो चार्ट बनाना है कि कहाँ पे मुझे बोलना है, कहाँ पे मुझे एक्सपेरिमेंट बताना है, कहाँ पे बात करनी है, कहाँ पे मुझे श्रुद्रढक देना है, कहाँ पे मुझे उसको एक्टिविटी कराना है। तो उसका पूरा ऑर्गेनाइजेशन होता है। टॉलरेंस, बच्चे होते हैं, कई बार गलती करते हैं, मिसबिहेव करते हैं, तो टीचर शुड बी ऑलवेज टीचर, उसको ये सब सहन करना है, उसको टॉलरेट करना है। 5th वन इज स्टोरी टेलिंग, बातें बनाना आनी चाहिए। कई मनगढ़ंत चीजें जो बच्चों के लिए जरूरी है, ऐसी कुछ स्टोरी करनी चाहिए, ऐसे कुछ प्रसंग सामने रखने चाहिए, ऐसी स्टोरी उनके पास होनी चाहिए जो उनके सब्जेक्ट को इजी बना दे। ओपन फॉर क्वेश्चंस, किसी भी टाइम बच्चे क्वेश्चंस कर सकते हैं, पढ़ाई के दौरान या पढ़ाई के बाद या फिर फोन करके भी। अभी ऑनलाइन चल रहा है, अभी तो ऑफलाइन मोड शुरू हो गया, पर ऑनलाइन अगर घर पे जाके बच्चों को ऐसा रीडिंग करते करते क्वेश्चन हो तो वो अपने टीचर के साथ डायलॉग कर सकता है। देन सोशल, समाज की जिम्मेदारी है, उसमें साझेदारी है, सामाजिक बनना है। उसको टेक्नोलॉजी, गेक शब्द है और टेक्नोलॉजी के साथ जुड़ा हुआ है कि कुछ भी नया, कुछ टेक्नोलॉजी में बदलाव हो ना तो टीचर को मालूम होना चाहिए, तो वो है गिक। जैसे डॉक्टर जगदीश भाई जोशी है, उनके ढेर सारे लेक्चर्स मैंने अटेंड किए हैं, डायरेक्टर श्री HRDC गुजरात यूनिवर्सिटी। तो ये यही बात कहते हैं कि जब कभी भी टेक्नोलॉजी में बदलाव आता है तो जोशी साहब यही बोलते हैं कि यू शुड एक्वायर दैट नॉलेज। आपके काम में आए ना आए, पर आपको ये पता चलना चाहिए कि नया बदलाव क्या आया है। तो ये चीज मैंने HRDC में से सीखी है। देन टेक्नोलॉजी एंथुजियास्ट, अभी बोला वही सिमिलर है कि कुछ टेक्नोलॉजी आई है तो उसको हमें जानना है, पहचानना है। परचेज नहीं कर सके तो चलेगा, पर कहीं पे भी तो होगी ना, किसी के पास तो होगी ना, उसके पास जाके उसको सीख लेना है, उसके प्रति उत्साह होना चाहिए। जैसे कई स्कूल्स में अभी स्मार्ट बोर्ड आ गए हैं, स्मार्ट बोर्ड से पढ़ाना है। शुरू में मुझे भी दिक्कत रहती थी, तो शुरू में पसंद नहीं आता था, पर धीरे धीरे पसंद आने लगा। तो ये जरूरी है, टेक्नोलॉजी के प्रति उत्साह। देन इनोवेटिव, हम टीचर्स सब लोग एक रचनात्मक नूतन अभिगम से आगे बढ़ने चाहिए। हर रोज नई नई सोच हमें जनरेट करनी चाहिए, तभी हमारे लर्नर्स के प्रति हमेशा हम अमेजिंग रह सकते हैं। 7th वन इज कल्टिवेट ए सेंस ऑफ बिलोइंग।
अभी बोला ना कि कभी हम अपने स्टूडेंट्स को ऐसा एक्सप्रेस ना हो कि हम हीरो है, उनको ऐसा ही लगना चाहिए कि हम उनके जैसे ही एक बंदे हैं, उनके जैसे ही एक व्यक्ति है। यहाँ पे देखिए कितने महान व्यक्ति का चित्र है ये। ग्रेट साइंटिस्ट डॉक्टर एपीजे कलाम, आवर फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। कलाम जी एक स्कूल को देखने के लिए गए अपने नेटिव में, और वहां पे वो बच्चों को पढ़ाने लगे। देखिए उसके टीचर के मुंह को देखिए, उसके फेस रिएक्शन देखिए, कितने खुश है। और बच्ची देखो कितनी अमेज्ड है, कितना आश्चर्य है कि ये कलाम जी को तो हम ऐसा जानते थे, ऐसा बताया गया था कि हमारे राष्ट्रपति है, पर ये तो बहुत अच्छे टीचर है। कलाम जी के फेस रिएक्शन देखिए, कितने अपने आप में घुल मिल गए, पढ़ाना कितना अच्छा लगता है। तो कल्टिवेट दैट सेंस ऑफ बिलोंगिंग, वो खुद टीचर बन गए। द मोस्ट इफेक्टिव टीचर्स हैव ए वे ऑफ मेकिंग स्टूडेंट्स फील वेलकम एंड कंफर्टेबल इन देयर क्लासरूम्स। अपने क्लासरूम में वो एकदम कंफर्टेबल रहने चाहिए, उसको ऐसा लगना चाहिए कि ये घर जैसा ही एटमॉस्फियर है। उसको पढ़ाने में उसकी लिबर्टी इतनी होनी चाहिए। 8th वन इज कंपेजिनेट, उसके प्रति अभी बोला ना एम्पथी, ये कंपोजिनेट एम्पथी ही है कि इफेक्टिव टीचर्स आर कंसर्न्ड अबाउट स्टूडेंट्स पर्सनल प्रॉब्लम्स। बच्चों को जो कुछ भी प्रॉब्लम है उसके बारे में डिस्कस करें। बहुत ही बढ़िया मूवी थी तारे ज़मीं पर, उसका ये फोटो है। तो वो स्टूडेंट तो हॉस्टल में रह रहा है, पर ये उसका टीचर है, उसके पेरेंट्स से मिलने आता है कि इसको डिसलेक्सिया की बीमारी है, तो उसको सॉल्व करना है, उसको कॉन्फिडेंस कैसे गेन हो, उसको ड्राइंग अच्छा लगता है तो उसमें आगे बढ़ाना है। ये पेरेंट्स तो कंटाल के उसको हॉस्टल छोड़ देते हैं बोर्डिंग पे, पर उसका एक टीचर है, उसको समझ पाता है। और उसका पूरा मूवी अद्भुत है, आपने देखा होगा, हर टीचर को देखना चाहिए। तो उसके विद्यार्थी के प्रति, उसके पर्सनल प्रॉब्लम के प्रति शिक्षक की सहानुभूति, समानुभूति होनी चाहिए। उसकी आंखों में आंसू रहते हैं इस स्टूडेंट को देख के, तो वो एम्पैथी है। हैव ए सेंस ऑफ ह्यूमर, यही मूवी का सीन है। द मोस्ट इफेक्टिव टीचर डू नॉट टेक एवरीथिंग सीरियसली एंड मेक लर्निंग फन। आनंद के साथ पढ़ाओ, वो ज्यादा अच्छी तरह से याद रहता है, और हम टीचर्स को स्ट्रेस भी नहीं रहता। तो हंसते हंसाते पढ़ाओ। तो वही टीचर का काम है कि थोड़ा कुछ उसमें ह्यूमर एलिमेंट भी होना चाहिए, हंसी मजाक पर होना चाहिए। रिस्पेक्ट स्टूडेंट्स, स्टूडेंट ऑलवेज रिस्पेक्ट टीचर्स। पर यहाँ पे ये और एक बेहतर मूवी मैंने देखी थी, मुझे पसंद आई थी, हिचकी मूवी। तो उसका ये ग्रुप फोटो है कि ये सब स्टूडेंट्स है, जिसने मूवी देखी होगी उसको एकदम याद आ गया है कि बच्चे कितने नोटरियस थे, बहुत सारे धिंगा मस्ती करते थे। और सभी का एडमिशन किस में हुआ था? राइट टू एजुकेशन में। तो उनका अलग ही क्लास कर दिया था प्रिंसिपल में, क्योंकि ये सब पढ़ते नहीं थे, खेलते कूदते थे, तूफान मस्ती करते थे। पर ये जो टीचर उनको मिलती है वो इन सभी बच्चों का टैलेंट जानती है। और साइंस फेयर में उसने जो एक मॉडल बनाया है, उस मॉडल पर उसका सिलेक्शन नेशनल लेवल पर हो जाता है। और उसके लिए, इन सभी स्टूडेंट्स के लिए रिस्पेक्ट है उसको। तो ये एक क्षण का जो फिल्म का सबसे बेहतर सीन है, उसका ये फोटो है कि रिस्पेक्ट स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स को रिस्पेक्ट देना, उनका फोटो लेना है। सभी टीचर्स तो उसको बाहर निकाल देते थे, पर ये टीचर मिले, लेडी टीचर, वो उन सभी बच्चों को अप्रिशिएट करती है। तो द मोस्ट इफेक्टिव टीचर्स, एजुकेटर्स डू नॉट डेलिबरेटली एम्ब्रेस स्टूडेंट्स टीचर्स। वो कभी गुस्सा नहीं करती, वो उनको रिस्पेक्ट देते हैं। 11th इज फॉरगिविंग। हम टीचर है, और टीचर का ये कैरेक्टरिस्टिक सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हर चीज़ को याद नहीं रखना है। वो साथी शिक्षक भी हो सकते हैं, स्टूडेंट्स भी हो सकते हैं, पेरेंट्स भी हो सकते हैं। फॉरगिव यू, आई फॉरगिव यू फॉर हर्टिंग। मुझे जो आपने दुखी किया वो तो मैं भूल गया हूँ,
ऐसे अभिगम से ही काम करना है, ऐसा एटीट्यूड ध्यान में रखना है। तो द मोस्ट इफेक्टिव टीचर एजुकेटर डू नॉट होल्ड ग्रजेस, कभी किसी के प्रति गुस्सा नहीं रहता, वो टीचर है। देन लास्ट वन इज एडमिट मिस्टेक्स। गुजराती में कहा गया है, मानव मात्र भूलने पात्र। कोई भी बंदा परफेक्ट 100% नहीं रहता, कोई ना कोई किसी में गलती रहती है। जहाँ पे एक सीन यहाँ पे ऐसा एनिमेशन है कि उसके टीचर है, वो स्टूडेंट को, वो लड़की को कह रहे हैं कि आई एम स्मार्ट, यू आर डम, तुम्हें कुछ समझ में नहीं आता, मैं तुमसे बड़ा हूँ और तुम छोटी हो, मैं सच्चा हूँ तुम गलत हो। तो वो अब भूल जाइए। उसके सामने वाली इमेज देखे तो हमें अपने स्टूडेंट्स की भी क्षमा याचना करनी है, उनको भी सॉरी कहना है। अगर हम गलत है तो वी शुड एडमिट मिस्टेक्स, तो उससे स्टूडेंट्स को अच्छा लगेगा। तो मोस्ट इफेक्टिव टीचर्स आर क्विक टू एडमिट बीइंग रॉन्ग। वो उसका सिंपैथी टू एम्पैथी है कि देखो टीचर भी सॉरी कह रहा है, बहुत खुश हो गए टीचर वो अपने स्टूडेंट से, लर्नर से। तो यहाँ पे बीएड या फिर एमएड में हम पढ़ा रहे हैं तो वो स्टूडेंट्स का नॉलेज भी हमसे बेहतर हो सकता है, तो वी शुड एडमिट। कई बार डिसर्टेशन गाइडेंस में ऐसा होता है कि आई हैव टू एडमिट माई स्टूडेंट्स दैट कि मुझसे एक गलती हो गई थी गाइडेंस में, सही बात यह है, आप बता रहे हैं वो सही है, आई एडमिट दैट आई एम सेइंग सॉरी। तो ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि जो ये पढ़ाना है ना, वो एक ऐसी कला है कि जहाँ पे हमें एक शोध करनी है, डिस्कवरी करनी है कि हम क्या कुछ नया कर सकते हैं, उसको हम आर्ट ऑफ टीचिंग कह सकते हैं। तो द आर्ट ऑफ टीचिंग इज द आर्ट ऑफ असिस्टिंग डिस्कवरी। कुछ नया, जैसे कि स्किनर ने किया कि कैसे लर्निंग हो सकता है, थॉर्नडाइक ने किया, ऐसे लाबोस्की ने किया कि कैसे हमें अपने बच्चों को बेहतर तरीके से स्मार्टली विदाउट मोस्ट एफर्ट्स एकदम सहज और सरलता से कैसे पढ़ाया जाए, कैसे उसको समझ में आए। ऐसा मार्क वैन डोरेन ने बोला था कि हमें जो पढ़ाना है ना, वो एक डिस्कवरी जैसा करना कार्य है। तो टीचिंग कोई इजी टास्क नहीं है। आप सब लोग जो काम कर रहे हैं उसके लिए मैं आप सभी को धन्यवाद देता हूँ कि आप इस प्रोफेशन में काम कर रहे हैं। आई एम फीलिंग प्राउड ऑफ फॉर दैट। तो आपके सामने मुझे आज ये काम करने का मौका मिला। आपका जो ये सेकेंड ऑनलाइन रिफ्रेशर कोर्स इन टीचर एजुकेटर स्कूल का जो ये सेशन था, मुझे आपके साथ बात करने की अनुमति दी गई, उसके लिए मैं डॉक्टर जगदीश भाई जोशी और एचआरडीसी टीम को अपने हृदय के साथ धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। गुजरात यूनिवर्सिटी अहमदाबाद के ये एचआरडीसी सेंटर में मुझे काम करने का जो ये मौका दिया गया, उसके प्रति मैं आभार व्यक्त करता हूँ। आज के दिन मैं लेट डॉक्टर आर.एस. पटेल साहब जिनकी मृत्यु 1 साल पहले ही हुई, उनसे बहुत सारा प्रोफेशनली इस प्रोफेशन के बारे में सीखा हूँ। उसको मैं आज इस लेक्चर के रेफरेंस के लिए याद करता हूँ। मेरे गाइड, फ्रेंड, फिलोसोफर डॉक्टर जेपी मैयानी सर को याद कर रहा हूँ। डॉक्टर मनहर भाई ठाकर को नहीं भूल सकता, क्योंकि उनके पास से कैसे पढ़ाया जाए और कैसे आगे बढ़ा जाए ऐसा मोटिवेशन मिला है। अभी बोला कि एक सिंपल मेरे जैसे ही सर मुझे लगा है, ऐसे व्यक्ति के प्रति मैं नमस्कार व्यक्त करता हूँ। प्रीतिबेन मैयानी मेरे बीएड के प्रिंसिपल और एचआरडीसी के एसोसिएट प्रोफेसर को मैं याद करता हूँ, क्योंकि बीएड से बहुत सारा प्रीतिबेन के पास से मैं सीख पाया हूँ। मेरे डिपार्टमेंट के सभी फैकल्टी वीर नर्मद यूनिवर्सिटी के, उनके साथ भी मेरी बातचीत होती रहती है। मेरे टीचर्स दक्षिणामूर्ति और विशुद्धानंद के हैं, उन सभी को याद करता हूँ। तो इस तरीके से जिन लोगों ने मुझे शिक्षक बनाया है, शिक्षक प्रशिक्षक बनाया है और शिक्षक प्रशिक्षक के शिक्षक बनाया है,
इन सभी गुरुजनों को याद करता हूँ और मेरी वाणी को विराम देता हूँ। आप सभी के साथ बात करने में मुझे बहुत ही आनंद आया। थैंक यू वेरी मच वन एंड ऑल। जय हिंद, जय भारत।